Hello guys, welcome to Study IQ. So today we are going to move towards this chapter 2, right? Sorry, lecture 2 precisely. इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि we are not going to basically hinge this entire topic or in this entire series on any particular reference book. We are basically trying to go थोड़ा सा innovative in the sense, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक लॉन्चिंग वीडियो मैंने आपको दिया था जिसमें हम लोगों ने रैशनैलिटी देखी थी एंड देयर आफ्टर एक मैंने ओरिएंटेशन दिया था। दोनों में आपको मैंने वही बताने की कोशिश की थी कि कोई भी बुक एक स्पेसिफिक जो है, जो नॉर्मल रेफरेंस मटेरियल दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, वो करने से एज सच कोई फायदा जो है वो अभी हो नहीं रहा है। तो दैट्स आई एम नॉट गोइंग टू हिंज दिस एंटायर सीरीज ऑन अ स्पेसिफिक बुक। तो इसका क्रक्स जो है दैट आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड। ऑब्वियसली एनसीईआरटी का क्रक्स आई एम गोइंग टू प्रोवाइड, बट एनसीईआरटी के जो पहले 4 चैप्टर है ओल्ड एनसीईआरटी के, मुझे उसका थोड़ा सा फ्लो पसंद नहीं आया। तो इसकी वजह से एक पहले 3-4 लेक्चर जो है वो कंप्लीट करेंगे एंड आफ्टर वो क्रक्स जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मीनवाइल इसका जो पीपीटी जो है दैट यू विल गेट ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आर्स। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर चैप्टर। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अराइवल ऑफ द यूरोपियंस। नाउ व्हाई स्पेसिफिकली अराइवल ऑफ द यूरोपियन एंड उसमें भी पोर्टुगल? दिस इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। ये टॉपिक मैंने इसीलिए चूज किया था बिकॉज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक यू विल रियलाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिबेट ऑफ द हिंदू हिस्टोरियोग्राफी। जो हमेशा क्लेम किया जाता है कि इंडिया का जो वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 22, 23, 27% वॉट एवर इट इज, अलग अलग डिजिट आते रहते हैं, वो एक्चुअल में इंडिया का उसको फायदा हो रहा था या नहीं हो रहा था, या फिर इट वाज रियली डेवलप्ड बाय इंडियंस और वाज इट द डेवलपमेंट ऑफ द पोर्टुगीज। तो ये वाला जो एस्पेक्ट हमको कवर अप करवाना है। एंड सिंस पोर्टुगीज इज वन ऑफ द प्राइमरी नेवल पावर इन आवर कंट्री, यूपीएससी ने पिछले 4 साल में इनके ऊपर 3 बार सवाल जो है पूछ लिया है। इस बार बहादुर शाह, जिसको पोर्तुगीज ने ही मारा था, उसके ऊपर सवाल पूछ लिया था। 2 साल पहले जो यूपीएससी ने ये एक सवाल पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय आउटसाइड पावर्स, तो उसमें कॉटन था, मेज था, टोबैको था, एक्सेट्रा था, तो वो भी पोर्तुगीज से एसोसिएटेड ही था। तो रफली 3 क्वेश्चन जो है वी कैन ट्रेस इन प्रीलिम्स इटसेल्फ एंड मेंस में भी आपको ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे थोड़ा सा हेल्प करेगा कि इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ इंडिया इस टाइम की क्या थी एंड फिर ये यूरोपियंस अगर इंडिया में आए तो आए क्यों। एंड दैट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट कि यूरोपियन, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि इनको इंडिया में आने की अगर कोई जरूरत पड़ी थी तो ऑब्वियसली वो जरूरत का कुछ ना कुछ तो इंडिया से लेना देना होने ही वाला है। एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू सी। तो बैकग्राउंड वही है इसका कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब प्रिसाइजली इन 1707 इंडिया में पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन वापस से चालू हुआ। ओरिएंटेशन में हमने देखा था कि इंडिया में सक्सेसर स्टेट आए, रिबेल स्टेट आए, तो इंडिया का पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन 1707 से रफली 1757 1760 तक हो चुका था। एंड फिर इसी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को पॉलिटिकली कॉन्क्वर करना चालू किया। दैट इज पॉलिटिकल रीइंटीग्रेशन ऑफ आवर कंट्री कैन बी सीन इन ब्रिटिशर्स पॉलिसी। हाउएवर ब्रिटिशर्स कोई अकेली एंटिटी फॉरेन की तो थी नहीं ना इंडिया में, ब्रिटिशर्स के अलावा और भी एंटिटीज थी। एंड इसी में हम लोगों को एक कवर अप करना पड़ेगा कि और एंटिटीज थी कौन, देयर आफ्टर ये इंडिया में एग्जैक्टली आए क्यों और इनको इंडिया से एग्जैक्टली चाहिए क्या था। एंड आफ्टर विल गो टू कि ये पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट की नौबत इंडिया के ऊपर एंड प्रिसाइजली ये जो फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में थी उनके ऊपर आई क्यों। तो लेट्स मूव एक एक करके कि औरंगजेब के डेथ के बाद 5 मेजर पावर जो है वो इंडिया में सेटल डाउन हो चुकी थी बाय द टाइम पीरियड ऑफ द औरंगजेब्स डेथ। और ये पावर मैंने आपको ओरिएंटेशन में भी बताई थी, इसी सीक्वेंस में याद करो। पोर्तुगीज हु अराइव्ड इन आवर कंट्री इन 1498, डच समवेयर अराउंड 1602, thereafter Britishers somewhere around 1604, डेन्स जो बेसिकली डैनिश पीपल है, डैनिश मतलब डेनमार्क के लोग हैं, डच पीपल जो है बेसिकली नेदरलैंड के लोग माने जाते हैं। नेदरलैंड, हॉलैंड ये अलग कंट्री है, वहां के लोग डच लोग हैं। एंड आफ्टर डैंस जो है दैट आर डैनिश पीपल, दोज आर बेसिकली बिलोंगिंग टू द डेनमार्क, तो ये अलग लोग हैं। एंड आफ्टर फ्रेंच, तो डेन्स केम इन आवर कंट्री समवेयर अराउंड 1614 एंड आफ्टर फ्रेंच केम इन आवर कंट्री इन 1664। सो फ्रांस वेर द लास्ट टू अराइव। But talking of all the power, Portuguese जो है they were the first to arrive and last to leave from our country. ये लोग 1498 में इंडिया में आए थे एंड फाइनली इंडिया से चले कब गए? 1961 में, when Goa was liberated from the Portuguese. तो the first and the last imperial power और European power in our country was basically Portuguese. And that's why इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो रियलाइज होगा कि what were the circumstances under which ये लोग इंडिया में आए। एंड ये सर्कमस्टेंसेस जो है वो काफी सिग्निफिकेंट है बिकॉज यही वाले जो सर्कमस्टेंसेस है इसके वजह से यूरोपियन कंट्री में नेशनलिज्म आया, कैपिटलिज्म बढ़ा एंड लेटर ऑन यही सर्कमस्टेंसेस 19th-20th सेंचुरी में इंडियंस में डेवलप्ड होने वाले थे। एंड यही इंडियंस जो है फिर बेसिकली यूरोपियंस को अपने कंट्री से भगाने भी वाले थे। तो ये वाला एस्पेक्ट जो है
इंपॉर्टेंट है तो पहले रीजन देखेंगे. सो इट ऑल स्टार्टेड विद 12th सेंचुरी यूरोप. 12th सेंचुरी यूरोप मतलब देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज अ रेनेसॉन्स, इसको रेनाइसांस भी बोला जाता है. समवेयर अराउंड 12th सेंचुरी में दांते नाम का एक बंदा था इटली में, जिसने एक बुक लिखी थी दैट इज डिवाइन कॉमेडी. तो डिवाइन कॉमेडी में उसने बेसिकली जीसस क्राइस्ट, डिवाइनिटी इन क्रिश्चियनिटी होता क्या है, जीसस क्राइस्ट, उनके ऊपर पैरोडी की थी. पैरोडी मतलब जीसस क्राइस्ट एंड बाइबल के ऊपर जो जोक बनाने चालू कर दिए. ऑब्वियसली अगर आप भगवानों के ऊपर जोक बनाओगे एंड आफ्टर भगवान से रिलेटेड कोई भी अपशब्द बोलोगे या फिर कुछ भी करोगे, इट विल नेवर बी टेकन लाइटली इन एनी कंट्री. However, Christian religion was fortunate enough to have this kind of the people, जिन्होंने जो धर्म का होल्ड लोगों के ऊपर बैठा हुआ है उसको रिमूव करना जो है अर्लीस्ट लेवल पे चालू किया. एंड इट वाज दांतेस डिवाइन कॉमेडी विच इज कंसिडर्ड एज अ लैंडमार्क इवेंट इन द रेनेसांस. रेनेसांस जो उसका बिगिनिंग ही दांते माना जाता है. एंड दांते ने जैसे ही अपना बुक लिखा उसको अल्टीमेटली बर्निंग या स्टेक कर दिया, मतलब इसको जिंदा जला के मार दिया चर्च ने. बट इन दी एंड अल्टीमेटली एक ट्रेंड क्रिश्चियनिटी में चालू हुआ, दैट इज धर्म का क्रिटिसिज्म. एंड ऑब्वियसली व्हेन रिलीजन स्टार्टेड टू गेट क्रिटिसाइज इन क्रिश्चियनिटी, तो उसका एक इनडायरेक्ट फायदा जो है यहाँ के लोगों को हुआ. कैसे हुआ? देन क्रिश्चियन रिलीजन में जब गॉड क्रिटिसाइज होना चालू हो गया, देन लोगों को पता चला कि भाई ये जो पूरी जो पृथ्वी है या फिर अर्थ जो है उसको बनाने वाला गॉड नहीं है, यहाँ पे कुछ नेचुरल लॉज है. एंड दैट्स व्हाई लेटर ऑन यू कैन सी यूरोप में साइंटिफिक डेवलपमेंट चालू है कि ये नेचुरल लॉज है कौन से. तो गैलीलियो हो सकता है, कोपरनिकस हो सकता है, जिन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल चीजें जो प्रूव की और अर्लीस्ट लेवल ऑफ बिग बैंग थियरी देनी चालू कर दी. अर्लीस्ट लेवल ऑफ हेलियोसेंट्रिक वेव मतलब बेसिकली सन जो है वो पूरे के पूरे यूनिवर्स का सेंटर है, ये वाली थियरी देनी चालू कर दी. इट वाज न्यूटन जिसने अल्टीमेटली 16th सेंचुरी में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, नेचुरल लॉज है वो डिस्कवर कर लिए. वैसे फिर एज फार एज बेसिकली ह्यूमन बॉडी इज कंसर्न, देन बॉडी से रिलेटेड जो ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट का फंक्शनिंग, ये वाली चीजें भी 15th-16th सेंचुरी तक यूरोप में डेवलप्ड हो गई. तो 12th सेंचुरी में रेनेसांस आया एंड रेनेसांस ने जब धर्म को क्रिटिसाइज करना चालू किया तो बस लोगों को ये चीजें पता चली कि भाई सब कुछ भगवान के देन से नहीं होता है, भगवान की वजह से चीजें नहीं हो रही है, देयर आर सर्टेन नेचुरल लॉज. एंड यही नेचुरल लॉज के चक्कर में लोग जो है रिलीजन को छोड़ के मटेरियलिस्टिक बनना चालू हुए. मटेरियलिस्टिक बनना चालू हुए इन द सेंस दैट लोगों ने सबसे पहले जो है पॉलिटिकल अथॉरिटी को क्रिटिसाइज करना चालू किया कि आप डिवाइनिटी ऑफ किंगशिप की थियरी लेके बैठे हो बट भाई भगवान तो दिखाई नहीं देता है. लोगों ने इकोनॉमिकल कंसेप्ट क्रिटिसाइज करने चालू किए. क्लर्गी मतलब सिर्फ चर्च एंड देयर आफ्टर जो बेसिकली फ्यूडल लॉर्ड मतलब जो नाइट एंड देयर आफ्टर फ्यूडल लॉर्ड एंड किंग है, सिर्फ यही लोग सोसाइटी में अमीर क्यों भाई. चर्च अगर ऐसा बोल रहा है, बाइबल अगर ऐसा बोल रहा है तो हम नहीं मानते अब वो चीज़ों को, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम लोग. तो लोगों ने अपना मटेरियल अपलिफ्टमेंट करना जो है वो भी चालू कर दिया. सोशल लेवल पे अगर हम लोग देखें तो इक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी वो आनी चालू हो गई. अदरवाइज यूरोपियन सोसाइटी भी तो फ्यूडलिज्म में बटी हुई थी, उनमें भी अल्टीमेटली किंग, फ्यूडल लॉर्ड, नाइट एंड आफ्टर सर्फ, ऐसी 4 कैटेगरीज हमको दिखाई देती थी. तो सोशल लेवल पे भी जो सोशल नॉर्म जो एग्जिस्टिंग वो यूरोपियंस ने ब्रेक डाउन करने चालू कर दिए. एंड अल्टीमेटली यूरोपियंस ने जो है मल्टीपल साइंटिफिक डेवलपमेंट की तरफ जो है अपनी पूरी सोसाइटी को ढकेल दिया. रेनेसांस काफी बड़ा टॉपिक है, ऑप्शनल में तो हम लोग इसको एक लेक्चर लगा के पढ़ते हैं. बट इन एनी केस ये रेनेसांस की वजह से और रिलीजन के क्रिटिसिज्म की वजह से एक लैंडमार्क शिफ्ट जो है वो यूरोप में आया. लैंडमार्क शिफ्ट क्या था? लोग जो है बेसिकली मटेरियलिस्टिक बने, लोग अपनी इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी की तरफ गए. एंड लोगों में जब इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी तब ऑब्वियसली लग्जोरियस गुड का जो डिमांड है वो बढ़ेगा. एंड लग्जोरियस डिमांड मतलब क्या? लग्जोरियस गुड मतलब क्या? चाइना से आने वाला सिल्क, इंडिया से आने वाला कॉटन क्लोथ, या फिर प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, या फिर बेसिकली एनी अदर स्पाइस रिलेटेड प्रोडक्ट ऑफ इंडिया. यही रेनेसांस के वजह से अल्टीमेटली लोगों का ध्यान न्यूट्रिशन की तरफ भी गया कि ट्रेडिशनल ईटिंग हैबिट है. जैसे आज के टाइम पे हिंदू रिलीजन में वेजिटेरियनिज्म इज कंसिडर्ड एज अ पायस गुड, नॉन वेजिटेरियनिज्म के साथ जो है बेसिकली स्टिग्मा एसोसिएटेड है. तो वही यूरोप में भी एक जमाने में चलता था कि वेजिटेरियनिज्म बेस्ड रिलीजन जो उनका था, बट जब धर्म ही क्रिटिसाइज हुआ तो लोगों की फूड हैबिट, न्यूट्रिशनल बेस्ड हैबिट चेंज हुई. एंड अल्टीमेटली लोगों के प्लेट में जो है नॉनवेज कंजम्पशन बढ़ा. नॉनवेज कंजम्पशन जब बढ़ेगा तो उस टाइम पे रेफ्रिजरेटर तो थे नहीं, तो अगर आपको नॉनवेज प्रिजर्व करना तो आपको लगेगा सॉल्ट, आपको लगेगा टर्मरिक, आपको लगेगा डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस. तो मटेरियलिस्टिक अपलिफ्टमेंट एज वेल एज चेंजिंग फूड पैटर्न ऑफ द यूरोपियन पीपल जो है ये एक बेस माना जाता है कि वाई इंडिया
या फिर वाई चाइना और वाई ईस्टर्न कंट्रीज दे बिकम सो सिग्निफिकेंट फॉर द यूरोपियन पीपल। एंड फिर इसी टाइम पीरियड में अगर हम लोग देखें 12 से लेके 14 सेंचुरी में जब ये सारा का सारा रेनेसांस जो है हो रहा था, तो ये 12th से लेके 14 सेंचुरी के बीच में जब रेनेसांस हो रहा था, तो ऑब्वियसली रेनेसांस के वजह से इंडियन प्रोडक्ट वहाँ पे हैवी डिमांड में थे, लोगों के पास अब पैसा था, तो इंडिया से आने वाला गुड विच वॉज अ लग्जोरियस गुड वो खरीदा जा सकता था। इंडिया से आने वाले स्पाइसेस विच वॉज कंसिडर्ड एज क्वाइट कॉमन इन हाउस होल्ड फंक्शनिंग, वो भी बेसिकली खरीदे जा सकते थे। तो इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ रही थी। तो ये साइंटिफिक डेवलपमेंट हो सकता है, स्पिरिट ऑफ रेनेसांस हो सकता है। इसके वजह से क्या हुआ, यूरोप में जो है बेसिकली इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड जो है बढ़ी। और कौन से प्रोडक्ट थे, तो कॉटन भी हो सकता है, स्पाइसेस भी हो सकते हैं। ये दोनों आइटम इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कॉटन वॉज कंसिडर्ड एज अ लग्जरी एट दैट पीरियड ऑफ टाइम एंड आफ्टर स्पाइसेस बिकॉज आपको डेली बेसिस में जो ईटिंग हैबिट अभी आपकी जो चेंज हो रही है उसकी वजह से उसका एक डिमांड जो है वो सोसाइटी में बढ़ रहा है। हाउएवर इसी पीरियड ऑफ टाइम में सेंट्रल एशिया में कुछ गड़बड़ हो रही थी एंड ये सेंट्रल एशिया की गड़बड़ जो है वो काफी सिग्निफिकेंट थी। मैप में जाएंगे तो थोड़ा सा बेटर तरीके से समझ सकते हैं ना। दिस इज बेसिकली द मैप ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। अभी हमने देखा था कि 12 सेंचुरी से लेके 14 सेंचुरी तक ये हाई टाइम था किसका, तो रेनेसांस का। तो रेनेसांस जो हुआ वो सारा का सारा इसी पीरियड में चल रहा था एंड फिर इसकी वजह से यूरोप जो है वहां पे बेसिकली इंडिया एंड देयर आफ्टर चाइना की जो डिमांड है, यहाँ के जो प्रोडक्ट है प्रिसाइजली सिल्क है, देयर आफ्टर फिर कॉटन है, देयर आफ्टर टी हो सकता है एंड देयर आफ्टर स्पाइसेस हो सकता है, ये बढ़ रही थी। बट ऑब्वियसली चाइना से या फिर इंडिया से यूरोप में प्रोडक्ट जाएगा कैसे। उस जमाने में मीडिएवल इंडिया की बात चल रही है, मीडिएवल वर्ल्ड की बात चल रही है, तो सी बेस्ड ट्रेड जो है वो बेसिकली एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम में ही खत्म हो चुका था। अगर आपने मेरे एंशिएंट लेक्चर्स देखे हैं एंशिएंट इंडिया के आर एस शर्मा के, उसमें मैंने आपको इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया था कि कैसे इंडिया का जो सारा का सारा ट्रेड है भरूच से सोपारका कल्याण से अल्टीमेटली रेड सी के थ्रू जो है यूरोप में जाता था। बट अल्टीमेटली ये वाला ट्रेड जो है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन से जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमको देता है, बाय द टाइम पीरियड ऑफ द गुप्ता ऑनवर्ड खत्म हो गया था बिकॉज यूरोपियंस ने, रोमन्स ने इंडिया के साथ ट्रेड बैन कर दिया था। एंड तब से लेके बेसिकली बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 14 सेंचुरी की अगर हम लोग बात करें तो तब से लेके 14 सेंचुरी तक हम लोगों को बेसिकली ये जो ट्रेड रूट जो है वो खत्म होते हुए दिखाई दिए है। एंड दैट्स व्हाई जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था इस पीरियड में इट वॉज ओवरलैंड रूट। ओवरलैंड मतलब इंडिया से निकलोगे, देयर आफ्टर चाइना से निकलोगे, एक जंक्शन पॉइंट आता है हेरत एंड फिर हेरत से अल्टीमेटली कॉन्स्टेंटिनोपल जाओगे, कॉन्स्टेंटिनोपल से अल्टीमेटली वेनिस मतलब इटली एंड फिर वहां से पूरे यूरोप में जो आप ट्रेड फैलाओगे। बट बाय द टाइम पीरियड ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया या फिर दिस पर्टिकुलर पीरियड सेंट्रल एशिया में जो है एंड देयर आफ्टर मिडल ईस्ट में चेंजेस हुए। इट वाज प्रिसाइजली 1453 बेसिकली इस पर्टिकुलर ईयर में एक इवेंट ऑकर हुआ जिसको आप बोलोगे फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है इट वाज डिजास्ट्रस फॉर द यूरोपियन कंट्री एंड ये फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1443 से ही चालू हुआ था। मल्टीपल वेव्स में कॉन्स्टेंटिनोपल नाम की एक सिटी है उसके ऊपर अटैक हुए एंड जब ये कॉन्स्टेंटिनोपल नाम की सिटी के ऊपर अटैक हुए तो प्रॉब्लम क्या हुआ, कॉन्स्टेंटिनोपल उस जमाने में बेसिकली बाइजेंटाइन एम्पायर के अंडर था एंड ये बाइजेंटाइन एम्पायर जो क्रिश्चियन एम्पायर था। ये क्रिश्चियन एम्पायर जो है बेसिकली इसका और यूरोप का ट्रेड कॉन्टैक्ट काफी अच्छा था। तो दैट्स व्हाई इंडिया के प्रोडक्ट एंड आफ्टर चाइना के प्रोडक्ट यूरोप में जाते थे। अरेबिक मर्चेंट हुआ करते थे मीडियल इंडिया में, आपने देखा होगा कि 12, 13, 14 सेंचुरी में अरेबिक मर्चेंट का एक हैवी प्रेजेंस इंडिया में दिखा हुआ है। ये अरेबिक मर्चेंट जो है बेसिकली इनिशियल लेवल पे इंडिया का सारा प्रोडक्ट लेके जो है कहाँ पे लेके जाते थे, कॉन्स्टेंटिनोपल एंड कॉन्स्टेंटिनोपल से यूरोप में। तो ट्रेड वॉज फ्लरिशिंग, ट्रेड वॉज बूमिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। बट 1453 में जब कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हुआ मतलब बाइजेंटाइन एम्पायर खत्म हुआ एंड यहाँ पे एक नया एम्पायर आया दैट इज ऑटोमन टर्क्स एंड ऑटोमन टर्क्स इस्लामिक एम्पायर है। इस पर्टिकुलर एम्पायर का क्रिश्चियनिटी के साथ जम ही नहीं रहा था एंड दैट्स व्हाई हुआ क्या, फिर ऑटोमन टर्क्स ने 1453 को जैसे ही कॉन्स्टेंटिनोपल अपने अंडर ले लिया तो सबसे पहले कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम बदल के कर लिया मॉडर्न डे इस्तांबुल। इस्तांबुल आपको पता ही है, तो कॉन्स्टेंटिनोपल इज नथिंग बट इस्तांबुल। एंड इसके साथ साथ इन्होंने पूरा का पूरा ट्रेड बैन कर दिया कि वी विल नॉट हैव एनी कॉन्टैक्ट विद द क्रिश्चियन डोमिनेटेड यूरोप एंड हो गई सारी गड़बड़। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक सिचुएशन आ चुकी है
ये सिचुएशन क्या है कि यूरोपियन कंट्री में इंडिया एंड चाइना के प्रोडक्ट का डिमांड है, बट ये प्रोडक्ट का जो डिमांड है इंडिया और चाइना के प्रोडक्ट का, वो यहीं से फ्लो होगा। कॉन्स्टेंटिनोपल जो है, अगर आप आज भी देखोगे, इस्तांबुल, ये एशिया एंड यूरोप को कनेक्ट करने वाली एक ओनली सिटी है। एंड अगर यही बेसिकली बोल रहे कि अब ट्रेड नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे होगी डिमांड की हैवी किल्लत। तो अब यहाँ पे डिमांड जो है बेसिकली क्या होगा, बहुत ज़्यादा है, बट सप्लाई की होगी हैवी किल्लत। एंड अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई जो है बेसिकली अगर कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको जो है नए रूट जो है ढूंढने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इनको इंडिया नहीं पता था, ऐसा नहीं है कि इनको इंडिया के प्रोडक्ट नहीं पता थे, सब पता था। एंड वही प्रोडक्ट के चक्कर में तो ये लोग इंडिया में आए थे। बस अब ये वाले रूट से, मतलब ओवरलैंड वाले रूट से नहीं आ सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वेस्टर्न कोस्ट है यूरोप का, वहां से बैठ के जो आपको शिप में जो है बेसिकली घुसना पड़ेगा। एंड फिर वहां से नए ट्रेडिंग रूट जो है इंडिया के लिए आपको ढूंढने पड़ेंगे। एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन भाई यूरोपियंस अराइव्ड इन आवर कंट्री। ये मैंने आपको ओरिएंटेशन में भी समझाया था कि इंडिया के ऊपर हमेशा से जो बोला जाता है कि 22-27% ट्रेड है इंडिया का वर्ल्ड जीडीपी में, ये सारा मुगलों के टाइम पे था। मुगल्स कब आए, 1526 में आए, दैट इज 16th सेंचुरी में था। एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 16th सेंचुरी इंडिया में पोर्तुगीज ने अपना पैर जमा लिया था। एंड पोर्तुगीज वाज बेसिकली कैरिंग आउट दैट एंटायर ट्रेड फॉर देमसेल्फ। अगर इंडियन होते, एज आई टोल्ड यू इन द यस्टरडेज लेक्चर, इनको यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 11th सेंचुरी में वास्को गामा क्यों नहीं आया, 10th सेंचुरी में क्यों नहीं आया, 9th सेंचुरी में क्यों नहीं आया, 8th सेंचुरी में क्यों नहीं आया, बिकॉज तब अरेबिक ट्रेडर थे। एंड अरेबिक ट्रेडर थे तो उस टाइम पे भी इस्लामिक, बट बाइजेंटाइन एम्पायर यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने वाला था, और उसने खुली छूट दे के रखी थी कि भाई ट्रेड करो। तो दैट्स व्हाई इंडिया चाइना का माल जो है जा रहा था यूरोप में, और वो सडनली बंद पड़ गया। एंड ये बंद कब पड़ गया, 1453। एंड दैट्स व्हाई यू कैन से स्टार्टिंग फ्रॉम 1450s ओनली यूरोपियन लोगों में होड़ मच गई। मतलब यूरोपियन के, या फिर यूरोपियन की जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, या फिर इसमें जो बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट पीपल थे, मर्चेंट थे, उनके लिए तो भाई ये लॉस मेकिंग एंटिटी हो गया ना, लॉस मेकिंग एस्पेक्ट हो गया कि धंधा चल रहा था इंडिया स्पाइसेस, इंडिया का कॉटन, चाइना का सिल्क, चाइना का टी, वो प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा है। तो ये लोग क्या करेंगे, पैट्रोनाइज करेंगे। तो बड़े बड़े एक्सप्लोरर ढूंढे गए, एंड एक्सप्लोरर को पैसे दिए गए कि आप जाओ और नए सी रूट जो इंडिया में ढूंढो। इसमें 3 इंपॉर्टेंट सी रूट जो है बेसिकली फिर अल्टीमेटली डिस्कवर हुए। सबसे पहले जो है 1497 में या फिर 1498 में यू कैन क्लियरली सी एक नया ट्रेड रूट जो है बेसिकली चला गया। कहाँ पे, तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है बेसिकली उसने ढूंढा। कहाँ से ढूंढा, तो अमेरिका में ढूंढा। देयर आफ्टर फिर 1500 के अराउंड ही कब्राल करके एक बंदा जो है, कैब्राल ने ब्राजील का एक रूट ढूंढा। एंड इसी चक्कर में या फिर इसी पीरियड में अल्टीमेटली वास्को द गामा ने जो है बेसिकली कैलिकट का जो ट्रेड रूट है वो ढूंढ निकाला। कैब्राल जिसने ब्राजील डिस्कवर कर दिया, कोलंबस जिसने अमेरिका डिस्कवर कर लिया, एंड आफ्टर वास्को द गामा जिसने इंडिया डिस्कवर कर लिया। तीनों इंडिया ही ढूंढने के लिए निकले थे। एंड इट इज नॉट बेसिकली इंडिया, तो कोई भी एक ईस्टर्न कंट्री मिल जाए, चाइना मिल गया तो भी चल जाएगा, बट अल्टीमेटली इंडिया एंड चाइना वर एट द बेस, बिकॉज यहाँ से आने वाला जो प्रोडक्ट है उसकी एक भयानक डिमांड यूरोपियन मार्केट में थी। एंड वही प्रोडक्ट जो वहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली द पर्सन हु विल डिस्कवर द ट्रेड रूट विल गेट मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट आउट ऑफ दिस ट्रेड। एंड दैट्स व्हाई फिर ये एज ऑफ एक्सप्लोरेशन जो है वो चालू हुआ। एंड एज ऑफ एक्सप्लोरेशन में इंडिया को ढूंढने की बातें जो है इन्होंने चालू कर ली। सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। एंड दैट्स आपको दिखेगा कि इस पीरियड ऑफ टाइम में जो सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट वाला जो एरिया जो है, इसी को बाईपास करने के लिए इन्होंने वहां से लाया। बिकॉज ये रास्ता उनको पता था कि मेडिटेरियन सी से नीचे उतर के रेड सी, एंड आफ्टर मेडिटेरियन सी से अगर आप मिडल ईस्ट में पर्शियन गल्फ से इंडिया कैसे आओगे, इसके ऊपर तो बड़े बड़े बुक भी अवेलेबल है, जैसे पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। ये पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी जो है, एरिथ्रियन सी का मतलब होता है रेड सी। एरिथ्रियन सी मतलब बेसिकली रेड सी। ये हम लोगों ने एंशियंट की सीरीज में ही देख लिया था। इंपॉर्टेंट बुक है जो बताता था कि उज्जैन, देर आफ्टर फिर भरूच, एंड देर आफ्टर फिर सोपारका, यहाँ से ट्रेड जो है रेड सी से कैसे फ्लो होती है। बट अब ये वाले रूट काम नहीं थे। यहाँ पे अब बेसिकली एक नया कॉन्स्टेंटिनोपल में नया ऑटोमन टर्किश एम्पायर आ चुका था, जो क्रिश्चियन रिलीजन के साथ ट्रेड ही नहीं करना चाहता था। एंड दैट्स व्हाई फिर यहाँ से ही यू कैन सी कि जो जितने भी ट्रेड रूट जो है नए नए ढूंढने की कोशिशें जो है वो यूरोपियंस ने चालू की। एंड ये जो है बेसिकली सबसे 2 बड़े रीजन माने जाते हैं कि व्हाई यूरोपियंस अराइव्ड इंडिया प्रिसाइजली इन 15th सेंचुरी, नॉट बिफोर दैट। बिकॉज इंडियन प्रोडक्ट का एक डिमांड यूरोप में हमेशा से ही रहा है।
ये डिमांड एक्सेंचुएट होने का काम हुआ बिकॉज ऑफ रेनेसॉ 12 to 14 सेंचुरी। एंड ये जब डिमांड एक्सेंचुएट हुआ तो उसी टाइम पे जो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट जो था, जो सेंट्रल एशिया मिडल ईस्ट से फ्लो होता था, वो यूरोपियंस के हाथ से चला गया। वहां पे ओटोमन टर्क्स आ गए, एंड ओटोमन टर्क्स वहां पे जब आ गए तो उन्होंने ट्रेड बैन कर दिया क्रिश्चियन एम्पायर्स के साथ। तो दैट्स व्हाई क्रिश्चियन एम्पायर्स हैड टू फाइंड व्हाट न्यू सी ट्रेड रूट टू इंडिया, बिकॉज जहां पे ट्रेड है वहां पे ये लोग जाते थे, और जाते क्यों थे? बिकॉज ऑफ द रिन्यूड झील ऑफ द रेनेसॉ। तो रेनेसॉ के वजह से इनमें जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच आया था वो भी इसका एक रीजन हमेशा से ही माना जाता है। तो ये मेजर रीजन है बेसिकली, यू कैन से स्पिरिट ऑफ रेनेसांस, साइंटिफिक डेवलपमेंट, अरब डोमिनेंस, सेंटर आफ्टर मोनोपोली ऑफ ट्रेड रूट, जिसमें अल्टीमेटली ऑटोमन टर्क ने 1453 में जो कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर कैप्चर किया था। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। तो ये वाली चीज आपको हमेशा याद रखनी है, बिकॉज ये सारा एनालिटिकल एस्पेक्ट है। एक प्रीलिम्स में नहीं तो एटलीस्ट मेंस में जो ऐसा सवाल आ सकता है कि गिव फैक्टर्स रिलेटेड टू द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन आवर कंट्री, या फिर व्हाई पोर्टुगीज बिकेम द फर्स्ट नेवल एंटिटी टू अराइव इन आवर कंट्री। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि व्हाई दिस पीपल अराइव्ड इन आवर कंट्री, और उसके कुछ कॉमन फैक्टर जो है मैंने आपको दिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है इसमें अगर हम लोग देखें कि कोई भी अगर आप नेवल एक्सपीडिशन करना चाहते हो तो आपको लगेगा एक स्पॉन्सर। ये स्पॉन्सर के बिना आप इतने बड़े नेवल एक्सपीडिशन कर ही नहीं सकते। आप कहाँ से रहे हो? यूरोप से नए ट्रेड रूट ढूंढने निकले हो, कहाँ के लिए? इंडिया के लिए। गारंटी है सक्सेस होगा। देयर आफ्टर अगर सक्सेस हुआ तो भी बेसिकली आप वापस आओगे, इसकी कोई गारंटी है? देयर आफ्टर फिर जाने का खर्चा कितना है, इसका भी कोई लिमिट नहीं है। तो दैट्स व्हाई यू नीड अ स्पॉन्सर। एंड ये स्पॉन्सर अल्टीमेटली कौन बने? तो सबसे पहले जो है इटली के ट्रेडर्स। इटली के जो ट्रेडर्स थे वो काफी सिग्निफिकेंट है। अब ये ट्रेडर्स सिग्निफिकेंट क्यों थे वो भी देखेंगे, बिकॉज ये मैप में ही आपको आंसर मिलेगा कि एक जमाने में अगर हम लोग एंशियंट टाइम पे अगर सिल्क रूट की भी बात करें तो सिल्क रूट के जो टिपिंग टॉप थे, दैट इज रोम से लेके पेकिंग मतलब बीजिंग, तो दिस इज योर बीजिंग। पेकिंग से लेके वेनिस जो रोम के अराउंड ही है बेसिकली, वहां तक का सारा ये कनेक्टिंग रूट थे। एंड फिर अल्टीमेटली जब सिल्क रूट भी कोलैप्स हो गया तो भी जो भी स्मगलिंग रूट चलते थे या फिर रूट चलते थे वो अल्टीमेटली आके रोम के अराउंड ही क्या होते थे? खत्म होते थे। एंड दैट्स व्हाई इटालियन मर्चेंट जो है उनको ऑलमोस्ट 1000 साल से ये पूरे ट्रेड रूट का एक बेनिफिट हमेशा से हुआ था। एंड इसमें दो कैटेगरीज हमको दिखाई दी है, एक है वेनेशिया एंड दूसरा है जीनोआ। तो वेनेशिया एंड जीनोआ दोनों बेसिकली कंट्रीज है, सॉरी कंट्रीज ही यू कैन कंसिडर, तब इटली को यूनिफाइड नहीं था। तो आज के टाइम पे जैसे मुंबई अहमदाबाद, मुंबई सूरत या फिर मुंबई बेंगलोर, इनमें इकोनॉमिकल टसल चलती रहती है कि कौन सी कंट्री इकोनॉमिकली सुप्रीम है, कौन सी कंट्री इकोनॉमिकली पावर हाउस है। तो उस जमाने में जब इटली यूनाइटेड नहीं था, इटली में भी हम लोगों को ये टसल दिखाई दी है। वेनेशिया एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट कंट्री थी, जिनोआ एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी, और ये दोनों के बीच में जो झगड़े लगे रहते थे। अल्टीमेटली ये दोनों के बीच में जो झगड़े है, ये दोनों के झगड़े कोलैप्स हो गए 1453 में जब फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ। बिकॉज कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल हुआ तो ओवरलैंड रूट एंड आफ्टर सी से निकलने वाले रूट दोनों के दोनों खत्म हो गए। एंड ऑब्वियसली अब इसके वजह से लॉस तो होगा ही। एंड दैट्स व्हाई यू कैन से कि वेनेशिया एंड आफ्टर जिनोआ, इन्होंने अर्लीस्ट लेवल पे सारा का सारा ट्रेड जो है वो स्पॉन्सर करना चालू किया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा अगर आपने देख भी लिया तो बेसिकली वास्को द गामा हिमसेल्फ, या फिर वी कैन इवन टॉक अबाउट बेसिकली ये जो है दैट इज कोलंबस, इन दोनों को जो है फंडिंग करने का काम जिनोआ के ट्रेडर्स ने किया था। इनफैक्ट कोलंबस जिसने अमेरिका डिस्कवर किया था, ही वाज द रेसिडेंट ऑफ द जिनोआ। वास्को द गामा तो फिर भी पोर्तुगीज था, बट उसको भी इनिशियल लेवल का फंडिंग जो है वो जिनोस ट्रेडर ने ही दिया हुआ था। तो आपको जो पैटर्न लगता है, मतलब एक स्पॉन्सर लगेगा, वो वेनेशिया एंड जिनोआ के ट्रेडर ने किया था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसी पीरियड में जो साइंटिफिक डेवलपमेंट जो हो रही थी उसकी वजह से न्यू नेवल टेक्नोलॉजी भी आई थी। ये नेवल टेक्नोलॉजी की भी बात करेंगे, दैट इज नाउ कारावाल एंड आफ्टर गैलियन। ये तीन इंपॉर्टेंट शिप जो है इसी पीरियड में आए थे। एंड लेटर ऑन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर में आपको बताऊंगा कि पोर्तुगीज ने यही वाली टेक्नोलॉजी मराठास को कैसे ट्रांसफर की थी। एंड मराठा के जो सुप्रीम मिलिट्री कमांडर शिवाजी महाराज, जिनको ये एपिथाद भी जाता है, टाइटल भी जाता है, दैट इज फादर ऑफ इंडियन नेवी, तो वो सही में फादर ऑफ इंडियन नेवी थे या नहीं, तो उसके ऊपर भी बात जो है करेंगे। बट इन एनी केस प्राइवेट सपोर्ट जो है इनको मिला, एंड प्राइवेट सपोर्ट के साथ साथ स्टेट सपोर्ट जो है वो भी मिला। तो स्टेट सपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है प्रिंस हेनरी का, जो इस पीरियड ऑफ टाइम में 1470s 1480s में
पोर्तुगाल का बेसिकली राजकुमार था एंड ही वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरेशन ऑफ द न्यू ट्रेडिंग रूट। तो उसने भी एक हैवी पैट्रोनाइजेशन जो है वो दिया हुआ था। वास्को द गामा अल्टीमेटली इसी का प्रोडक्ट था कि पोर्तुगाल से ही इतने सारे बड़े बड़े जो नेवल एक्सपीडिशन है वो क्यों निकले। काब्राल वॉज पोर्तुगाल एंड आफ्टर इवन वी कैन कंसिडर देन वास्को द गामा ही वॉज ऑल्सो पोर्तुगाली पर्सन एंड काब्राल ने ब्राजील डिस्कवर किया, दैट इज न्यू कॉन्टिनेंट ऑफ लैटिन अमेरिका एंड आफ्टर वास्को द गामा ने इंडिया के जो नए ट्रेड रूट जो है वो डिस्कवर कर दिए। तो इसके वजह से अल्टीमेटली क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या रहा, द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन आवर कंट्री। एंड यही अराइवल ऑफ यूरोपियंस की अगर हम लोग बात करते हैं देन द फर्स्ट वन टू अराइव इन आवर कंट्री वर पोर्तुगीज। पोर्तुगीज वर क्वाइट सिग्निफिकेंट। इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में फ्रांस जो है वो एक वीक पावर था। ब्रिटेन तो पूरे के पूरे यूरोप के नक्शे में ही नहीं था, इनको तो कोई पूछता भी नहीं था। तो अल्टीमेटली पोर्तुगीज एंड स्पेन ये दो ही कंट्री जो है बेसिकली लगी हुई थी पूरे के पूरे नेवल एक्सपेंडिचर के लिए या फिर नेवल एंडिएवर्स के लिए। इसमें स्पेन जो है उन्होंने मैक्सिमम कॉन्क्वेस्ट जो है लैटिन अमेरिका में किया एंड आफ्टर एशिया एंड अफ्रीका वाला जो एरिया है वो पोर्तुगाल के हाथ में पड़ा। इसका भी एक रीजन माना जाता है कि 1490s में ही एक ट्रीटी ऑफ टोर्डेसाइलिस नाम की एक ट्रीटी साइन हुई थी पोर्तुगाल एंड स्पेन में, जिनमें उन्होंने बेसिकली ये एक्सेप्ट कर लिया था कि स्पेन जो है वो लैटिन अमेरिका की तरफ जाएगा एंड आफ्टर पोर्तुगाल जो एशिया की तरफ जाएगा। एंड ऐसा आपको आज भी दिखेगा कि अगर आप लैटिन अमेरिका में जाते हो वहाँ पे स्पेनिश लैंग्वेज ही चलती है, हिस्पैनियल कल्चर ही ज़्यादा चलता है। दोज आर द कॉलोनाइज्ड कंट्री बाय द स्पेनिश पीपल। बट इन एनी केस पोर्तुगीज जो है इंडिया में आए एंड इंडिया में आने का जो सबसे पहला वाला जो काम है वो वास्को द गामा का ही हुआ था। एज आई टोल्ड यू दे वर द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू गो फ्रॉम आवर कंट्री। तो प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल डाटा थोड़ा सा याद रखना है। देयर आफ्टर फिर ये अगेन एक फैक्चुअल डाटा है कि मई 1498 में वास्को द गामा जो है ही अराइव्ड एट मालाबार कोस्ट लाइन। मालाबार कोस्ट लाइन मतलब केरला वाला जो कोस्ट लाइन है वो। एंड फिर यहीं पे नियर कैलीकट जो है बेसिकली ही लैंडेड एंड कैलीकट में उस टाइम पे रूलर जो थे लोकल जामोरिन रूलर थे, उसके साथ उन्होंने डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट जो वो भी एस्टेब्लिश किया। मैंने अभी के तक बेसिकली जितने भी लेक्चर लिए थे उसमें बच्चों ने हमेशा से क्यूरियसली पूछा है सर बात कौन सी की, लैंग्वेज कौन सी थी। तो लैंग्वेज वॉज अरेबिक। जब वास्को द गामा इंडिया में आया तो ऑब्वियसली उसके क्रू में अरेबिक पीपल भी थे एंड इंडिया में अरेबिक लैंग्वेज सिंस मिडियल पीरियड चल रहा था। अरेबिक ट्रेडर का एक डोमिनेंस इंडिया में हमेशा से ही दिखा हुआ है। तो अरेबिक लैंग्वेज के थ्रू जो है बातें हुई, डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुए एंड अल्टीमेटली वास्को द गामा रिटर्न बैक टू पोर्तुगाल इन 1499 एंड पोर्तुगाल में जाने के बाद जो है बेसिकली ही सोल्ड हिज एंटायर माल या फिर गुड्स एट 60 टाइम द रेट ऑफ द एंटायर एंडिएवर इटसेल्फ। मतलब जितना उसका पूरा एक्सपेंडिचर हुआ था फॉर द नेवल एंडिएवर इनटू इंडिया उसके 60 टाइम का प्रॉफिट उसको मिला। तो दिस पर्टिकुलर थिंग वाज क्वाइट सिग्निफिकेंट बिकॉज जैसे ही वास्को द गामा ने न्यू ट्रेड रूट ढूंढ लिए तो ऑब्वियसली फिर लॉट्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो है उनको इसका बारे में पता चला एंड देयर आफ्टर फ्रॉम दिस पीरियड ऑनवर्ड यूरोपियन ट्रेड का एक रिन्यूड रिगर या फिर रिन्यूड एफर्ट इंडिया में हम लोगों को दिखाई दिया है। तो टॉकिंग ऑफ पोर्तुगीज का इंडिया में जो सेटलमेंट था उसकी बात करनी है। दिस विल बी द प्राइमरी टॉकिंग पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर कि पोर्तुगाल के बारे में हमको देखना पड़ेगा सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन 16-17 सेंचुरी कि 16-17 सेंचुरी आते आते इंडिया जो है इकोनॉमिकल पावर हाउस था। बट इकोनॉमिकल पावर हाउस मुगलों के अंडर था, मराठा के अंडर था, बहामनीड या फिर डेक्कनी सल्तन के अंडर था, किसी को नहीं पता। एंड उसी का जवाब ढूंढने का थोड़ा सा ये एंडिएवर है। तो हम जब यूरोपियन कंपनीज देखेंगे तब जाके हम लोग को थोड़ा सा इलेबोरेटली समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इंडिया डेवलप था, नहीं था या फिर क्या सिचुएशन थी। तो उसमें अब बेसिकली पोर्तुगीज इंपीरियल ऑफिसर जो है उनकी थोड़ी सी बात करेंगे। वास्को द गामा 1499 में वापस चला गया। देयर आफ्टर ही डिड अराइव इन आवर कंट्री अगेन। 1524 में वास्को द गामा वापस आया एंड 1524 में अल्टीमेटली ही डाइड इन गोवा, ही डाइड विद इन इंडिया इटसेल्फ। तो 1524 में जब व्हेन ही केम बैक इनटू इंडिया कोचीन वाले एरिया में ही अल्टीमेटली डाइड। तो 1524 में वास्को द गामा केम बैक एंड ही डाइड इन इंडिया। ये भी एक फैक्चुअल डाटा थोड़ा सा याद रखना। तो फर्स्ट इंपीरियल ऑफिसर अगर पोर्तुगाल का कोई इंडिया में था तो उसका नाम था पेड्रो कैब्राल। ये वही बंदा है जिसने बेसिकली ब्राजील जो है वो डिस्कवर किया था। एंड जब वो इंडिया में आया देन कैब्राल जो है उसका लोकल जामोरिन रूलर के साथ एक झगड़ा भी हुआ एंड झगड़ा होने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर कंट्री एक गनबोट डिप्लोमेसी नाम की एक नई चीज जो हम लोग को दिखाई दी। गनबोट डिप्लोमेसी मतलब क्या होती है कि बेसिकली आपका इंडिया का एक कोस्टल एरिया है। ये कोस्टल एरिया जो है उसमें एक नेवल डेवलपमेंट हमेशा से ही होनी चाहिए थी।
अनफॉर्चुनेटली मीडिएवल पीरियड में इंडिया के कोई भी रूलर, हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, उन्होंने नेवल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। उसका एक रीजन भी था कि इंडिया का इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में बाहर से एज सच कोई खतरा इंडिया को नहीं था। एंड इन ऑर्डर ऑफ दैट सेंस कि बाहर से अगर कोई खतरा नहीं है तो दैट्स वाई फिर वो बाहरी एरिया में प्रोटेक्शन देना या फिर वहां पे इन्वेस्टमेंट करना, ये इंडिया के रूलर्स ने कभी इंपॉर्टेंट समझा ही नहीं। इंडिया के रूलर के लिए इंटरनल प्रॉब्लम थे। कोस्टल लाइन में कौन बैठा हुआ था? एक जमाने में बहामनी सल्तनत एंड विजयनगर, ये अपने आप में लड़ रहे थे। इनके बाद में यही वाले एरिया में मराठाज आए, डेक्कनी सल्तनत आई, ये अपने आप में लड़ रहे थे। तो इनको इंटरनल थ्रेट ज्यादा थी एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल थ्रेट या फिर नेवल थ्रेट। एंड दैट्स व्हाई नेवी में किसी ने भी एज सच इंडिया में कभी इन्वेस्ट किया ही नहीं ड्यूरिंग मीडिएवल पीरियड ऑफ टाइम। उसका लॉस सबसे पहले हम लोगों को दिखाई दिया है इन दिस पर्टिकुलर गनबोट डिप्लोमेसी। बड़ी सिंपल डिप्लोमेसी है ये, बंदूक की नोक वाली डिप्लोमेसी है। काबराल आया, झामोरिन रूलर के साथ मिला एंड झामोरिन रूलर को धमकाया कि अब अरेबिक ट्रेडर के साथ आप कांटेक्ट नहीं रखोगे, आप हमारे साथ कांटेक्ट रखोगे। झामोरिन रूलर ने मना कर दिया। कैबराल चला गया अपने बोट में वापस एंड देयर आफ्टर कोस्टल सिटी जो है, बेसिकली कोचीन इज अ कोस्टल सिटी, उससे 1 किलोमीटर अंदर चला गया अपने शिप में बैठ के एंड फिर 1 किलोमीटर अंदर जाके जो है बेसिकली समुंदर से अपनी जो गन बोट वो लेके आया था वहां से तोफ मतलब कैनन जो है उसका बेसिकली एक हैवी फायर जो है उसने कोचीन के ऊपर करना चालू कर दिया। अल्टीमेटली इंडियन रूलर जो झामोरिन रूलर था उसको समझ में नहीं आया इसको अब टैकल करे तो करे कैसे। पहले तो आप वो शिप तक पहुंच नहीं पा रहे हो बिकॉज वो अब 1-2 किलोमीटर अंदर जाके बैठी है, तो काफी इंटीरियर में जा चुकी है शिप। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज वो थी, अगर आप गए भी तो भी वहां पे जाके आप तलवार से उनको मारोगे, उनके पास तो मैचलॉक वाली बंदूक है तो उनको मार ही नहीं पा रहे हो। एंड दैट्स फिर अल्टीमेटली झामोरिन रूलर को क्या करना पड़ा, बो डाउन करना पड़ा एंड अरेबिक ट्रेडर को अपने एरिया से बाहर निकालना पड़ा। ये गनबोट डिप्लोमेसी, इसमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले ये गनबोट डिप्लोमेसी की वजह से क्या हुआ, जो नेवल सुपीरियोरिटी है पोर्तुगीज की एंड इसके बाद अब जो भी यूरोपियन आने वाला है उसकी इंडिया में सिक्योर हुई। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इसकी वजह से क्या हुई, अरेबिक ट्रेडर को अगर आपने निकाला, ये अरेबिक ट्रेडर फिर अल्टीमेटली जाके ओटोमन टर्क एंड जो अपने एरिया में जो इस्लामिक मर्चेंट या फिर इस्लामिक रूलर है उनको कंप्लेंट करने वाले थे। एंड दैट्स 1501 ऑनवर्ड ये इंस्टेंस के वजह से, गनबोट डिप्लोमेसी के वजह से यूरोपियंस दैट इज क्रिश्चियन एंड मिडल ईस्ट दैट इज इस्लामिक लोग, इनका एक स्ट्रक्चर जो है ये हम लोग को अब दिखाई देगा जिसके अब थोड़े टाइम में बात भी करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही वॉज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग अ फैक्ट्री एट कैलकाटा। यानी फैक्ट्री सिस्टम जो है इसके ऊपर भी लेटर ऑन हम लोग बात करेंगे कि ये फैक्ट्री सिस्टम एग्जैक्टली थी क्या एंड आफ्टर वर्किंग क्या की। बट यूरोपियंस में जब एंड में जाएंगे ब्रिटेन एंड आफ्टर डच तब ये फैक्ट्री सिस्टम देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज बेसिकली फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है वो काफी सिग्निफिकेंट है बिकॉज ही इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया। तो ये वाला एक फैक्चुअल डाटा भी आपको याद रखना है। जैसे इस टाइम पे उन्होंने पूछ लिया था कि भाई कौन से एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, तो वैसे ये लोग पूछ सकते हैं कि पोर्तुगीज का पहला गवर्नर जनरल इंडिया में कौन था। तो आपको नाम पता होना चाहिए, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है ही वॉज फ्रॉम 1505 से लेके 1509 इंडिया में था और उसको स्पेसिफिकली वही टास्क के लिए भेजा हुआ था कि जो अरेबिक मर्चेंट जो जिनको बेसिकली कोचीन से भगाया गया वो वहां पे चले गए, ओटोमन टर्क से कंप्लेन की। देर आफ्टर उन्होंने जो बेसिकली इजिप्ट के सुल्तान से कंप्लेन की। देर आफ्टर ओमान एंड यमीन एंड सऊदी अरेबिया पे बैठे हुए सुल्तान है उनको कंप्लेंट कर दी। तो सारे ही इस्लामिक किंगडम जो है ये बेसिकली पोर्तुगीज के खिलाफ खड़े हो गए। तो दैट्स व्हाई पोर्तुगीज के किंग ने इसको भेजा इंडिया में विद अ स्पेसिफिक टास्क कि आपको क्या करना है भाई, गल्फ ऑफ हॉर्मज देर आफ्टर अडीन एंड देर आफ्टर मलाक्का जो है बेसिकली क्या करना है, आपको सीज करना है। एंड फिर ये मैप में अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा। नाउ दिस इज बेसिकली द अभी वाला मैप ऑफ पूरे वर्ल्ड का, बट ये मैप में आपको कुछ कुछ चीजें जो है बेसिकली पता होनी चाहिए। नाउ दिस इज बेसिकली गल्फ ऑफ अडेन, स्ट्रैट ऑफ हॉर्मज यहाँ पे आता है, अल्टीमेटली कोचीन वाला एरिया यहाँ पर है एंड देर आफ्टर ये है स्ट्रैट ऑफ मलाक्का। गेम क्या है वो समझते हैं। गेम बड़ा सिंपल है कि ये पर्टिकुलर इंडियन ओशन जो है, ये इंडियन ओशन जो है इससे फ्लो होने वाला जो सारा का सारा ट्रेड जो है इसको डोमिनेट करना है। पोर्तुगीज वेयर ट्रेडिंग कंपनी और ट्रेडिंग पावर, उनको एग्रीकल्चर में या फिर इंडिया के लैंड में कोई लेना देना तो था नहीं। तो ट्रेड अगर कंट्रोल करना है तो चाइना से आने वाला जो सारा का सारा ट्रेड है वो स्ट्रैट ऑफ मलाक्का इंडिया के थ्रू जो है एक तो रेड सी में जाएगा, रेड सी में नहीं गया तो फिर पर्शियन गल्फ में जाएगा। रेड सी से अल्टीमेटली आप ऊपर उतरोगे कहाँ पे, देन मेडिटेरेनियन सी में,
पर्शियन गल्फ से फिर अल्टीमेटली आप इराक में जाओगे, इराक से फिर अल्टीमेटली आप टर्की में जाओगे, एंड टर्की से आप जाओगे कॉन्स्टेंटिनोपल, एंड फिर अल्टीमेटली ये दोनों रूट जो है बेसिकली जाके मिलेंगे इटली को। तो ये वाला जो ट्रेड रूट जो है ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। एंड पोर्तुगीज ने वही सोचा, पोर्तुगीज ने क्या सोचा कि एंट्री पॉइंट जो है वो चॉकअप कर लेते। ये हो गया आपके एंट्री पॉइंट, मतलब गल्फ ऑफ अडेन, देयर आफ्टर स्ट्राइट ऑफ हॉर्मज, एंड देयर आफ्टर फिर बेसिकली आपका स्ट्राइट ऑफ मलाक्का। ये तीनों पॉइंट जो हम लोग चॉकअप कर लेंगे, एंड चॉकअप करके क्या करेंगे, अगर ये सब जगह पे इंडिया में, देयर आफ्टर पर्शियन गल्फ में, रेड सी में, एंड देयर आफ्टर स्ट्राइट ऑफ मलाक्का में अगर पोर्तुगीज पावर एस्टेब्लिश हो जाती है तो फिर बल्ले बल्ले हर जगह पे टैक्स लगाएंगे एंड हर जगह पे पैसा खाएंगे। बड़ी प्लेन सिंपल स्ट्रेटेजी है, यही स्ट्रेटेजी को आप बोलोगे ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ पोर्तुगीज। ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है मतलब कैप्चरिंग एंटायर इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन का जो ट्रेड है इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, टैक्सेशन लगाएंगे, एंड टैक्स लगा के जो है बेसिकली पैसा खाएंगे। एंड दिस पर्टिकुलर पॉलिसी जो है इट वाज सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल कि वाई पोर्तुगीज कुड नॉट एंट्रेंच देमसेल्व इन आवर कंट्री। पोर्तुगीज जो है बेसिकली कभी सोच ही नहीं पाए कि इंडिया के इंटीरियर में भी पैसा है, जो ब्रिटिशर्स ने लेटर ऑन सोचा। पोर्तुगीज को लगा कि भाई इंडिया में इतना ज़्यादा पैसा है ही नहीं, और चलो पैसा है तो भी मुगल, मराठा, देयर आफ्टर फिर इवन विजयनगर एम्पायर, एंड देयर आफ्टर ये बहामनीड सल्तनत, इनसे कौन ही पंगे लेगा। ये बड़े बड़े मिलिट्री पावर है, और ये बड़े बड़े मिलिट्री पावर के मुंह लगने से बेटर है ये सारे मिलिट्री पावर अपने ओशन पे ध्यान नहीं दे रहे, तो ये ओपन सी है एंड यहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं है, तो लेट्स बेसिकली कंट्रोल दिस पर्टिकुलर सी, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल एज अ ब्लू ओशन वाटर पॉलिसी या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी। एंड ये ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने इसीलिए बनाई थी बिकॉज यहाँ पे जो है बेसिकली सारा का सारा अरेबिक ट्रेडर का ही धंधा चल रहा था। ट्रेडिशनली अरेबिक स्फीयर था, अरेबिक लोगों का स्फीयर था, अरेबिक पीपल आर इस्लामिक पीपल, एंड पोर्तुगीज के किंग के लिए वो एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन भी थी, या फिर उसका एक प्राइड भी था कि कॉन्स्टेंटिनोपल फॉल होने के बाद इन्होंने हमारी ट्रेड बंद कर दी थी, अब हम इनके धंधे बंद करेंगे। तो एक रिलीजियस एंगल भी इसको हमेशा से दिया जाता है। बट ननदलेस पोर्तुगीज जो है उन्होंने बेसिकली अपने आप को अननेसेसरीली यहाँ पे बैठे हुए जो इस्लामिक किंगडम है उनके खिलाफ खड़ा कर दिया, और पोर्तुगीज इसमें जीते भी। एंड ट्रूली फॉर सर्टन पीरियड ऑफ द टाइम उन्होंने बेसिकली गल्फ ऑफ अडेन, हॉर्मज एंड देयर आफ्टर इवन स्ट्राइट ऑफ मलाक्का वाले जो एरिया जो है वो सारे के सारे क्या कर लिए, कैप्चर कर लिए। एंड देयर आफ्टर यहाँ पे लेटर ऑन एक पॉलिसी भी इंप्लीमेंट की, कारताज, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट इसका मेन अचीवमेंट वही था कि सबसे पहले इजिप्ट के जो मामलुक सुल्तान थे, एंड देयर आफ्टर गुजरात में भी, इंडिया का जो गुजरात वाला एरिया इस्लामिक सल्तनत वाला ही था इस टाइम पे, दोनों को इसने हरा दिया इन द बैटल ऑफ चौल। इसके साथ साथ जो 1509 में इसने बेसिकली बॉम्बे वाला एरिया कैप्चर कर दिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको प्रीलिम पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा याद रखो कि टॉकिंग ऑफ बॉम्बे, देन बॉम्बे जिसको आज आप मुंबई के नाम से जानते हो, बट आप मॉडर्न इंडिया की, मिडियल इंडिया की बात करो, इसको बॉम्बे ही बोलना है, आपको मुंबई नहीं बोलना, इट इज अ मॉडर्न नेम। तो बॉम्बे जो है बेसिकली वाला एरिया, इसमें अगर सबसे पहला यूरोपियन अगर कोई अराइव हुआ होगा तो परहैप्स दिस पर्सन इज देयर, दैट इज फ्रांसिस्को दी अल्मेदा, एंड देयर आफ्टर उसने 1509 में जो है बॉम्बे वाला एरिया जो है कैप्चर किया। देयर आफ्टर फिर उसके बाद जो है इसका बेटा जो मारा गया था उसका उसने बदला भी लिया, दैट इज गुजरात एंड इजिप्ट की नेवी को डिफीट कर दिया, एंड इट वाज बेसिकली हिज ब्लू वाटर पॉलिसी विच वाज सिग्निफिकेंट। अभी हमने देखा कि ये ब्लू वाटर पॉलिसी एग्जैक्टली है क्या, बट ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है ये सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल भी मानी जाती है फॉर द कोलैप्स ऑफ द पोर्तुगीज एम्पायर इन आवर कंट्री, बिकॉज आपकी नेवल सुपीरियोरिटी कभी ना कभी तो जाएगा, और वो हुआ भी वहीं। बाय द टाइम पीरियड ऑफ 16-17 सेंचुरी पोर्तुगीज की नेवल सुपीरियोरिटी चली गई, तो इवन तो उनके अंडर क्रिटिकल पोर्ट थे, पोर्ट होने के बावजूद वो इतना टैक्सेशन से पैसा नहीं कमा पाए, तो लेटर ऑन जो है हम लोग देखेंगे। बट आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। अल्मेदा के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क इंडिया में काफी फेमस है। ये बेसिकली बंदा जो है ही वॉज द पॉलिटिकल जीनियस यू कैन से, एंड इस बंदे के वजह से जो लोकल लेवल पे पोर्तुगीज का जो फाउंडेशन बना वो काफी रॉक सॉलिड रहा। आज भी अगर आप देखोगे तो गोवा वाले एरिया में जाओगे, कोचीन वाले एरिया में जाओगे, यहाँ पे आपको इंडो पोर्तुगीज कम्युनिटी दिखाई देती है, जैसे पूरे इंडिया में आपको एंग्लो इंडियन दिखाई देते हैं। तो ये इंडो पोर्तुगीज कम्युनिटी बनी क्यों? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, एंड देयर आफ्टर यही जो है बेसिकली रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज पावर इन ईस्ट भी माना जाता है। ही वॉज द नेक्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर। इंडिया में आने के बाद उसने बेसिकली बहुत सारी जो नए इनोवेटिव डेवलपमेंट है वो किए थे। सबसे पहले ही वॉज द पर्सन जिसने राजा कृष्णदेवराय को कॉन्टैक्ट किया था। राजा कृष्णदेवराय वॉज द रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर एट दिस पीरियड ऑफ द टाइम।
तुलुआ डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये हम लोगों ने अब मिडियल इंडिया में देख लिया है। ही वॉज द किंग फ्रॉम 1509 से लेके 1529 एंड इसी पीरियड में जो है अलबकर आया था। तो अलबकर ने कृष्णदेवराय को हेल्प की अगेंस्ट बहामनीड सल्तनत एंड बहामनीड सल्तनत के अंडर जो गोवा वाला पोर्ट था वो उसने कैप्चर कर लिया। एंड गोवा वाला पोर्ट कैप्चर करने के बाद विजयनगर एम्पायर के जो किंग थे कृष्णदेवराय, उन्होंने गोवा जो है एज अ गिफ्ट वी कैन से पोर्तुगीज को दे दिया। एंड फ्रॉम हेंस और दिस पीरियड ऑनवर्ड 1510 ऑनवर्ड गोवा जो है वो पोर्तुगीज के अंडर आया एंड पोर्तुगीज के अंडर ही रहा। देयर आफ्टर इस बंदे ने अल्टीमेटली जो है हॉर्मज एंड देयर आफ्टर फिर बेसिकली इवन गल्फ ऑफ अडेन जो है ये वाले एरिया जो है वो कैप्चर करने चालू कर दिए। एंड देयर आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है बेसिकली कि स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर इंडियाज ओशियन जो है ये भी इसी बंदे के अंडर आया, बिकॉज ऑब्वियसली अभी आपके पास गल्फ ऑफ अडेन वाला एरिया पूरा का पूरा आ चुका है। देयर आफ्टर आपके पास जो है बेसिकली गोवा कोचिन वाला एरिया भी आ चुका है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट रूट है सी रूट जो है वो अब आपके पास आ चुका है। एंड फिर यहाँ से आप इलेबोरेट लेवल पे पूरा का पूरा इंडियन ओशियन का जो कंट्रोल है वो कर सकते हो। एंड फिर यही कंट्रोल करने के बाद जो है बेसिकली उसने कुछ इंटरनल मेजर भी लिए थे, जिसमें पहला एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट इज एबॉलिशन ऑफ द सती इन इंडिया। एबॉलिशन ऑफ सती इन पोर्तुगीज डोमिनियन इन इंडिया टू बी प्रिसाइज। ये वाली चीज भी आपको याद रखनी है कि सती को बैन करने का क्रेडिट जो हमेशा से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विलियम बेंटिक को जाता है। बट विलियम बेंटिक ने भी जब 1829 में सती को बैन किया था तो इट वॉज इन द ब्रिटिश डोमिनियन ओनली। ब्रिटिश डोमिनियन उस टाइम पे 2/3 ऑफ इंडिया था, 1/3 ऑफ इंडिया तो इंडिपेंडेंट था, 1/3 ऑफ द इंडिया जो उसमें प्रिंसली स्टेट थे। इवन वहां पे भी जो है सती का जो एज सच जो एबॉलिशन है हम लोग को नहीं दिखाई दिया है। 1947 के बाद ये 1829 का एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे इंडिया पे इंप्लीमेंट लेटर ऑन कर दिया। बट इन एनी केस ये सती एबॉलिशन का अगर फर्स्ट क्रेडिट किसी को जाता है तो ऑब्वियसली वो जाता है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को, जिसने अपने डोमिनियन में गोवा में कोचीन में सती वाली प्रैक्टिस जो वो बैन कर दी थी। देयर आफ्टर इट वॉज अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जिसने लोकल लाइव जो लेने के लिए बेसिकली क्या किया था, प्रमोट किया था उसके पोर्तुगीज ऑफिसर को। दिस वॉज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विथ लॉर्ड कॉर्नवालिस पॉलिसी। लेटर ऑन लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड उसकी जो रेशियल पॉलिसी है वो भी देखेंगे। एंड इट वॉज लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसने ब्रिटिश ऑफिसर को लोकल इंटरमिंगलिंग से मना कर दिया था, जिसकी वजह से रेसिज्म जो है वो इंडिया में बढ़ा। देयर आफ्टर नेक्स्ट वन उसने कुछ नए प्लान जो है जैसे टोबैको एंड काजू इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया। इसके ऊपर अगेन यूपीएससी ने सवाल पूछा था, जो मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर में ही बताया कि कौन सी वैरायटीज ऑफ द क्रॉप जो है ये बेसिकली इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो ये थोड़ा सा याद रखो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया का द बेस्ट क्वालिटी मैंगो जिसको आज भी माना जाता है हापूस आंबा, हापूस मैंगो, ये जो है बेसिकली दैट इज अल्फोंसो मैंगो। ये इंडिया में काफी सिग्निफिकेंट है, वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड ऑफ द मैंगो मानी जाती है। ये भी अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के टाइम पे ही बेसिकली क्या हुई है तो नई बनी है। तो इट वाज बेसिकली दिस न्यू वैरायटी ऑफ द मैंगो दैट ही इंट्रोड्यूस्ड इवन दो मैंगो वाज प्रेजेंट इन इंडिया बिफोर इट आल्सो। देयर आफ्टर फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड एंड इरिगेशन एंड देयर आफ्टर फिर जो दो इंपॉर्टेंट सेंटर है गोवा एंड कोचीन पोर्तुगीज के इंडिया में, इसी पीरियड में क्या हुआ देन ये बनने चालू हो गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज नीनो डी कुन्हा। बीच वाले इंपॉर्टेंट नहीं है इतने तो उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, बट नीनो डी कुन्हा इज अगेन इंपॉर्टेंट। नीनो डी कुन्हा जो वो इंपॉर्टेंट इसी वजह से है बिकॉज ही हैड शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ एंटायर पोर्तुगीज डोमिनियन फ्रॉम कोचीन टू गोवा। ये कोचीन टू गोवा वाला जो एस्पेक्ट जो है बेसिकली उसने किया था 1534 के अराउंड। तो 1529 1534 ये दोनों ईयर आपको मिलेंगे। 29 भी सही है, 34 भी सही है, इट डज नॉट मैटर। बट इसी पीरियड में जो है उसने अपना जो हेडक्वार्टर है पोर्तुगीज डोमिनियंस का फ्रॉम इंडिया वो शिफ्ट किया था कोचीन से लेके गोवा तक। अल्टीमेटली उसने बहादुर शाह, ये गुजरात का लोकल रूलर है, इसके बारे में भी हमने देखा था कि 1539 के अराउंड जो है जब हुमायूं भागा था कहाँ से, बंगाल से, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ बिलग्राम, तो बहादुर शाह को अवॉइड करते करते वो ईरान गया था। क्यों? बिकॉज बहादुर शाह के साथ पहले उसने झगड़े मोड़ लिए थे 1534 में एंड बहादुर शाह साउथ में भाग गया था। एंड फॉर ब्रीफ पीरियड ऑफ द टाइम बहादुर शाह जो है उसने पोर्तुगीज के साथ क्या किए थे, मिलिट्री कॉन्टैक्ट जो वो भी एस्टैब्लिश किए थे। बट अल्टीमेटली दोनों के बीच के झगड़े बढ़े। तो भले ही पहले इन्होंने बहादुर शाह को बचा दिया था, बाय 1537 बहादुर शाह जो है उसको ट्रेचरसली इन्होंने मर्डर भी करवा दिया। सिंपल तरीके से देखे तो दीव दमन में एक शिप में बैठा हुआ था नीनो डी कुन्हा, बहादुर शाह को बुलाया, बहादुर शाह के साथ निगोशिएशन में इनका कुछ अनबन हो गया
एंड फिर इन्होंने गुस्से में बहादुर शाह जो उसके पाँव के ऊपर एक पत्थर बांधा और उसको समुंदर में ढकेल दिया। ऑब्वियसली उस जमाने में स्विमिंग वाली टेक्निक जो इंडिया में नहीं चलती थी इतनी, बहादुर शाह डाइड बाय ड्राउनिंग। तो इस वाले के ऊपर भी यूपीएससी ने इसी बार सवाल पूछ लिए थे, तो इसके लिए फैक्चुअल डाटा थोड़े से इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर फिर इनके जो सेटलमेंट जो है बंगाल में बेसिकली इसी पीरियड में बने थे, डेट इज हुगली में। तो बंगाल या फिर हुगली वाला एरिया जो है वहां पे भी इन्होंने सेटलमेंट बना दी है। तो यू कैन क्लियरली सी कि 1534 आते आते इनका प्रेजेंट जो है बॉम्बे एरिया में भी था, केरला में कोचीन एरिया में भी था, एंड इवन हुगली में भी था। बट स्टिल दिस पीपल डिड नॉट कैरी आउट व्हाट इलैबोरेट कॉन्क्वेस्ट इन आवर कंट्री। ब्रिटिशर्स के लिए हमेशा से एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि इट वॉज बंगाल, एंड बंगाल के जो रिचेस्ट ब्रिटिशर्स के हाथ में पड़े, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैप्चर किया। बट ये भी आपको समझना पड़ेगा कि इट वॉज बेसिकली व्हाट द डिप्लोमेटिक जीनियसनेस एंड आफ्टर मिलिट्री एक्सपेंडिचर और मिलिट्री एडवेंचरिज्म ऑफ ब्रिटिशर्स, जिसके वजह से वो बंगाल वाला एरिया उनके हाथ में आया। बैटल ऑफ प्लासी लेटर ऑन देखेंगे। बट बंगाल में ब्रिटिशर्स आए कब? 1670 1680s ऑनवर्ड, एंड 1670 1680s ऑनवर्ड मतलब ऑलमोस्ट 150 साल बाद ऑफ द पोर्तुगीज। तो पोर्तुगीज पहले से ही बैठे हुए थे, बट स्टिल उन्होंने कभी भी बंगाल को लूट के इंडिया को कैप्चर करने का सपना नहीं देखा। एंड परहैप्स इसका रीजन वही था कि दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इंडिया, दे वर इंटरेस्टेड इन इंडियन ओशन, दैट इज देयर ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसके लिए उन्होंने सारी चीजें जो है वो करी थी। देयर आफ्टर इनकी अगर इंपॉर्टेंट पॉलिसीज की अगर बात करें पोर्तुगीज की, देन इंपॉर्टेंट पॉलिसीज में हम लोगों को दो पॉलिसी दिखाई देती है, एक कारताज सिस्टम है एंड दूसरा काफिला सिस्टम है। कारताज एंड काफिला सिस्टम जो है वो भी सिंपल है। वो आपके पास पर्शियन गल्फ है, आपके पास गल्फ ऑफ अडेन है, आपके पास स्ट्रैट ऑफ मलाक्का है, आपके पास कोचीन है, आपके पास बेसिकली गोवा है, एंड दीव दमन वाला एरिया भी इन्होंने कैप्चर कर ही लिया था बाय 1530-40। तो ये वाले एरिया आपके पास है। तो शिप जो है एक तो नीचे से जो बेसिकली घूम के आएगी इंडिया के थ्रू स्ट्रैट ऑफ मलाक्का से जाएगी, एंड वैसी शिप जो है इधर ये वाले एरिया से या फिर ये वाले एरिया से आएगी, अल्टीमेटली इंडिया के थ्रू द स्ट्रैट ऑफ मलाक्का में जाएगी। या फिर क्या हो सकता है, चाइना से शिप निकले स्ट्रैट ऑफ मलाक्का इंडिया के थ्रू, एक तो इधर जाए या फिर बेसिकली इधर जाए। बट ये स्ट्रेटेजिक स्ट्रैट ऑफ मलाक्का, देर आफ्टर फिर ये कोचीन, देर आफ्टर ये जो है दैट इज गोवा, एंड देर आफ्टर दीव दमन, एंड देर आफ्टर ये वाले जो है दैट इज पर्शियन गल्फ एंड रेड सी वाले एरिया, सब इनके अंडर। तो इन्होंने जो है बेसिकली अपने ट्रेडिंग पासेज जो वो देने चालू कर दिए। ट्रेडिंग पास मतलब क्या है कि अगर आपको इंडियन ओशियन जो है इसमें अगर प्लाई करना है मतलब अगर आपको इसमें सफर करना है तो आपको पोर्तुगीज के ट्रेडिंग पासेज जो खरीदने पड़ेंगे। ये पासेज की कुछ फी होती थी विच वॉज क्वाइट हेफ्टी। यूजुअली आप जितना ट्रेड कैरी आउट कर रहे हो उसके 5% तक का जो चार्ज जो है ये लगाते थे। तो जितना माल आपके शिप में है वो एक तो यहाँ पे चेक किया जाएगा, यहाँ पे चेक किया जाएगा, यहाँ चेक किया जाएगा, और आपको पास जो है खरीदना पड़ता था यूजुअली आपके 5% ऑफ द माल का। एंड फिर इसके वजह से क्या हुआ, ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है इसको आप बोलोगे ट्रेडिंग पास सिस्टम, एंड ट्रेडिंग पास को बेसिकली पोर्तुगीज वर्ड है दैट इज कारताज। तो कारताज इज नथिंग बट अ लाइसेंस और अ पास जो आपको कैरी करना पड़ेगा अगर आपको यहाँ से अपना माल जो है लेके जाना है। बट 5% एक्स्ट्रा टैक्सेशन वॉज वे टू मच। एंड वो भी कब, जब बेसिकली पोर्तुगीज जो है वो ये सारी चीजों के लिए फोर्स कर रहे थे। अगर ये ओपन रखते कि भाई किसी पर्टिकुलर पर्सन को ये पास लेना है तो लो, नहीं लेना है तो नहीं लो, नहीं लोगे तो पोर्तुगीज प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, लोगे तो पोर्तुगीज प्रोटेक्शन मिलेगा। एंड पोर्तुगीज का वही कहना था कि भाई अभी सारी एरिया हमारे अंडर है तो हम तो भाई पास लगा के ही रहेंगे। एंड पास जब हम लेंगे तो ऑब्वियसली अगर आप नहीं लेते हो तो क्या किया जाएगा, आपकी जो पूरी की पूरी जो बोट जो है इसको हम लोग ड्राउन कर देंगे, डुबो देंगे, एंड आपका माल कॉन्फिस्केट कर लेंगे। तो इसके वजह से हुआ क्या, इसके वजह से एंटी पोर्तुगीज फीलिंग जो है वो बढ़ी। ये पर्टिकुलर समुंदर में कौन से लोग जो है बेसिकली फ्लो करते थे या फिर कौन से लोग जो है बेसिकली ये सफर करते थे। एक तो मर्चेंट होगा, मर्चेंट जो है बेसिकली मर्चेंट में भी हम लोगों को दिखाई दिए, एक तो गुजराती मर्चेंट या फिर एक अरेबिक मर्चेंट। एंड ये गुजराती एंड अरेबिक मर्चेंट को पहले से ही पोर्तुगीज के साथ प्रॉब्लम था, बिकॉज पोर्तुगीज जब इंडिया में आए तो इन्हीं का धंधा बंद होने के कगार पे आ चुका था। एंड जब पोर्तुगीज ने ये वाली सिस्टम जब लगाई तो इन्हीं लोगों को जो है सबसे ज्यादा लॉस होने वाला था, एंड वो हुआ भी। एंड ऐसा गुजराती मर्चेंट एंड आफ्टर अरेबिक मर्चेंट, ये दोनों मर्केंटाइल कम्युनिटी जो पोर्तुगीज के खिलाफ हो गई बिकॉज ऑफ दिस कारताज या फिर पासिंग सिस्टम।
एंड फिर इन्होंने दो चीज़ें की। सबसे पहले इन्होंने जो है अपने किंग एंड thereafter सुल्तान से कंप्लेंट की कि भाई हम अपना जो किंग रहेगा, जिसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट किंग बहादुर शाह, जिसका क्या हुआ आपने देख ही लिया, एंड thereafter सुल्तान दैट इज इजिप्ट का सुल्तान होगा, एंड thereafter ओटोमन टर्क्स होगा। तो ये वाला कॉन्फ्लिक्ट अभी हम लोगों ने देखा था कि वो चल ही रहा था, और क्यों चल रहा था उसका रीजन ये था कि इन्होंने पासिंग सिस्टम, कारतस सिस्टम इंट्रोड्यूस करके रखी थी। तो यहाँ पे घूमना है तो अपने माल का 5% भाई टैक्स पे करो, एंड दैट इज बेसिकली दी कारतास सिस्टम जो थी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा के रखी थी। एंड अल्टीमेटली कारतास सिस्टम से बचने का जो मार्ग है वो इंडिया के किंग या फिर बेसिकली इवन मिडल ईस्ट के सुल्तान नहीं दे पाए, तो गुजराती मर्चेंट एंड अरेबिक मर्चेंट ने एक नई चीज जो है ये इंडियन ओशन में चालू कर दी। नई चीज क्या थी? दे स्टार्टेड टू हायर प्राइवेट आर्मीज। प्राइवेट आर्मीज इन द सेंस कि अगर मेरे को स्ट्रैट ऑफ मलाक्का से जाना है, इंडिया से जाना है, गल्फ ऑफ पर्शिया या फिर रेड सी से जाना है, तो पोर्तुगीज के लिए मैं रुकूंगा ही नहीं पोर्तुगीज के पोर्ट पे, मैं किसी और के पोर्ट पे जाके रुकूंगा। बट अगर पोर्तुगीज मुझे फोर्स करते हैं तो ऑब्वियसली मुझे मेरा प्रोटेक्शन भी तो चाहिए। तो प्राइवेट आर्मीज, प्राइवेट आर्माडा मतलब प्राइवेट शिप जो है एज अ प्रोटेक्शन इन्होंने हायर करने चालू कर दिए। ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम यही प्राइवेट आर्मीज जो है जो आपको दिखाई देंगी, ये जो प्राइवेट आर्मीज जो है इनको आप बोलोगे क्या? पायरेट्स। ये पायरेट्स वाला वर्ड आया भी वही से कि प्राइवेट आर्मी से अल्टीमेटली बने पायरेट। एंड पायरेट्स के बारे में अब आपको हमेशा दिखाई देगा कि ये कोई प्राइवेट शिप के ऊपर यूजुअली अटैक नहीं करते, ये गवर्नमेंट शिप के ऊपर अटैक करते हैं। वाई गवर्नमेंट शिप? बिकॉज गवर्नमेंट टैक्सेशन वसूलता है, एंड जब गवर्नमेंट टैक्सेशन वसूलेगा तो प्राइवेट जो ट्रेडर है उसको ये चीज़ नहीं पसंद आती है, एंड दैट्स अ प्राइवेट ट्रेडर। ये पायरेट्स मतलब प्राइवेट आर्मी जो उनको पैसे देके रखता था कि गवर्नमेंट की शिप के आजू बाजू दिखाई दे उसको डुबो दो। तो इस दैट्स बेसिकली जो पायरेट जो एंड प्रिसाइजली सोमालियन पायरेट जो आज भी वन ऑफ द प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट बने हुए हैं वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए, ये आपको इस पीरियड ऑनवर्ड ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। एंड जब पायरेट्स इस पर्टिकुलर एरिया में बढ़े तो उनके खिलाफ जो है बेसिकली एक और नई सिस्टम दैट इज काफिला सिस्टम जो है वो पोर्तुगीज ने इंट्रोड्यूस की। काफिला सिस्टम मतलब कारवान सिस्टम। पोर्तुगीज को पता चला कि भाई ये जो प्राइवेट जो शिप ये है आर्मीज मतलब पायरेट जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट शिप को भी डुबा रही है, एंड गवर्नमेंट शिप के साथ साथ अगर कोई बंदा हमारा प्राइवेट ट्रेडिंग पास ले रहा है तो उसको भी डुबा रही है। तो इन्होंने क्या किया, अपने जो स्ट्रेटेजिक पोर्ट थे, कोचीन हो सकता है, गोवा, दीव दमन, या फिर जो गल्फ ऑफ पर्शिया, रेड सी एंड आफ्टर स्ट्रैट ऑफ मलाक्का, यहाँ से झुंड में शिप जो है भेजने चालू कर दिया, दैट इज काफिला चालू कर दिया। तो 10-15 प्राइवेट शिप एंड उनको प्रोटेक्शन देने के लिए जो है बेसिकली 8-10 एक्स्ट्रा गवर्नमेंट शिप जो है दैट इज वॉर बोट जो इन्होंने भेजने चालू कर दिए, एंड ये काफिला सिस्टम के नाम से जाना जाता है। बट अगेन इन डिटेल इतना जाने की कोई जरूरत है नहीं इसमें, बस एक एक लाइन में याद रखना है आपको। मैंने आपको बस समझाने की कोशिश जो है वो की है कि एग्जैक्टली कारताज सिस्टम एंड काफिला सिस्टम जो एग्जैक्टली है क्या। एंड ये कारताज एंड काफिला सिस्टम को बस एक ही लाइन में याद रखना है कि ये ट्रेडिंग पासेस है। ट्रेडिंग पासेस गुजराती एंड अरेबिक मर्चेंट को अच्छे नहीं लगते थे, तो दैट्स वाई उन्होंने कंप्लेंट करनी चालू की। बट अपने किंग एंड सुल्तान जब पोर्तुगीज के हाथों हार गए तो उन्होंने प्राइवेट आर्मीज हायर की, एंड प्राइवेट आर्मीज से बचने के लिए फिर पोर्तुगीज ने काफिला भेजना चालू कर दिया। झुंड बना के चलो, झुंड में जाते हैं ताकि पायरेट जो है ज्यादा कुछ बिगाड़ ना पाए। एंड आफ्टर पोर्तुगीज के रिलेशन विद द लोकल पावर, तो एज फार एज पोर्तुगीज रिलेशन विद द लोकल पावर इज कंसर्न, देन इसमें भी देखते हैं। सबसे पहले मुगलों के साथ इन्होंने कॉर्डियल रिलेशन जो है बना के रखे थे। ये हम लोगों ने मीडिएवल इंडिया में भी देखा था कि अकबर का जो बेसिकली इबादत खाना जो था, इबादत खाना में क्रिश्चियन पादरी दैट इज मॉन्सेरेट एंड क्वावीवा, ये दोनों आ चुके थे। मॉन्सेरेट एंड क्वावीवा को हुगली से लाया गया था, एंड अल्टीमेटली इसी पीरियड ऑफ टाइम में 1570s 80s में ही जब मॉन्सेरेट एंड क्वावीवा अकबर के कोर्ट में आए तो उन्होंने अकबर को फॉर द फर्स्ट टाइम पोर्ट्रेट पेंटिंग भी गिफ्ट की थी। एंड पोर्ट्रेट पेंटिंग का एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट मुगल पेंटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर रहा है। अगर डेक्कन एंड thereafter विजयनगर एम्पायर की बात करें तो बहामनीड एंड विजयनगर एम्पायर के साथ भी इनके अच्छे रिलेशन थे। अभी हमने देखा था कि अल्फोंसो डी अल्बुकर्क उसने बेसिकली ये है दैट इज राजा कृष्णदेवराय इसके साथ कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन रखे, एंड गोवा वाला जो एरिया है 1510 के अराउंड एज अ गिफ्ट में ले लिया। बट नॉट ओनली विजयनगर एम्पायर बट ऑल्सो बहामनीड सल्तनत के साथ भी इन्होंने अच्छे रिलेशन जो है मेंटेन रखे थे। पहले बहामनी एंड thereafter दक्खनी सल्तनत, दोनों जो है बेसिकली इनके साथ कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करने का काम इन्होंने किया था। एंड इन दैट कैपेसिटी वी कैन क्लियरली सी कि विजयनगर एज वेल एज दक्खनी सल्तनत दोनों को इन्होंने जो अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफर की थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द वॉरफेयर।
एंड देयर आफ्टर मराठास जो 16 सेंचुरी में लेटर ऑन इलेबोरेट या फिर बड़ी पावर बनना चालू हुए, 17 सेंचुरी में शिवाजी के अंडर बहुत ही ज्यादा बड़े बने। इनके साथ भी इन्होंने कॉर्डियल रिलेशन बना के रखे थे। इनफैक्ट टॉकिंग ऑफ मराठास, देन शिवाजी के साथ इनके ज्यादा अच्छे रिलेशन थे एज कंपेयर टू संभाजी। शिवाजी महाराज की जो नेवी थी उसमें हम लोगों को दो इंपॉर्टेंट बटालियन या फिर यूनिट दिखते हैं। एक का नाम था गालीवात एंड दूसरे का नाम जो था वो था बेसिकली घुराब। एंड फिर ये जो दोनों पर्टिकुलर बटालियन जो है इनको इनिशियल लेवल पे सपोर्ट करने का काम पोर्तुगीज ने ही किया था। पोर्तुगीज ने बेसिकली अपनी एक इंपॉर्टेंट ये है दैट इज वॉर बोट है बेसिकली नाव, इसी को आप इंडिया में घुराब बोलते हो। ऐसे 3 घुराब जो है बेसिकली शिवाजी महाराज को बेचे थे। एंड देयर आफ्टर शिवाजी महाराज के पास अप्रोक्सीमेटली 150 गालीवात थे। गालीवात जो है बेसिकली वो वॉर बोट है, मतलब छोटा सा बोट है जिसके ऊपर बैठ के आप बेसिकली यहाँ वहाँ जा सकते हो एंड देयर आफ्टर वहाँ से आप युद्ध खेल सकते हो। घुराब जो है बेसिकली क्या है, प्रॉपर गन बोट है। गन बोट इन द सेंस दैट इसके अंदर तोहफे लगी हुई रहती थी एंड तोहफों से बेसिकली आप एक दूसरे का एरिया जो उड़ा भी सकते थे। तो घुराब एंड गालीवात भी हो सकता है। एंड इसके साथ साथ जो इनिशियल लेवल का पैट्रोनाइजेशन, मतलब शिवाजी महाराज के नेवी जो है उसके इनिशियल 2 एडमिरल जो है बेसिकली हम लोगों को मिले हैं। 2 इंपॉर्टेंट एडमिरल में सबसे पहला नाम आता है एक भंडारी, एडमिरल भंडारी का। एंड एडमिरल भंडारी के साथ साथ एडमिरल दौलत खान। तो दौलत खान एंड एडमिरल भंडारी शिवाजी महाराज के जो है बेसिकली 2 नेवल मिलिट्री कमांडर मतलब एडमिरल हुआ करते थे। ये दोनों को इनिशियल ट्रेनिंग जो है पोर्तुगीज ने ही दी थी। एंड फिर ये एस्पेक्ट की वजह से पोर्तुगीज एंड आफ्टर शिवाजी महाराज के रिलेशन अच्छे ही थे। शिवाजी महाराज अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ द नेवल फोर्स बट ही ऑल्सो अंडरस्टूड हिज लिमिटेशन। इंडिया में नेवल टेक्नोलॉजी एज सच है ही नहीं, एंड अगर होगी भी तो भी वो थोड़ी सी लो लेवल की है। यूरोपियन नेवल टेक्नोलॉजी इज क्वाइट सुपीरियर एंड ऐसा फिर वहीं से बेसिकली सारा का सारा नेवी जो है ये इन्होंने डेवलप करना जो है वो चालू किया था। बट अल्टीमेटली हिज सन एंड सक्सेसर संभाजी ही ऑलवेज थॉट पोर्तुगीज एज एन एनिमी पर्सन। एंड फिर पोर्तुगीज के साथ उन्होंने इलेबोरेट झगड़े भी मोड़ लिए थे, जिसमें से अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई रहेगा तो था बैटल ऑफ पोंडा एंड ट्रीटी ऑफ पोंडा। पोंडा जो है बेसिकली गोवा के अराउंड वाला एरिया है, गोवा का नेवल एरिया है। बट इसके पहले ही स्टार्टिंग फ्रॉम 1681-1684 मुंबई के अराउंड ही बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट एरियाज हमको दिखाई देते हैं, दैट इज पारसिक हिल एंड देयर आफ्टर फिर अंजेदीवा। तो जो अंजेदीवा जो है बेसिकली नॉर्थ कनारा कोस्ट के ऊपर है सॉरी, एंड पारसिक हिल जो है मुंबई के अराउंड है। ये दोनों एरिया में जो है माइनर स्कर्मिशेस जो है चालू थी इन बिटवीन संभाजीज नेवी एंड पोर्तुगीज, जिसके ऊपर अल्टीमेटली फिर बैटल ऑफ पोंडा हुआ। बैटल ऑफ पोंडा में अल्टीमेटली संभाजी रियलाइज दैट ही इज ऑफ नो मैच टू पोर्तुगीज पावर एंड अल्टीमेटली स्यूड फॉर पीस, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पीस ट्रीटी ऑफ पोंडा साइन हुई। एंड पीस ट्रीटी ऑफ पोंडा में अल्टीमेटली फिर संभाजी ने एक्सेप्ट कर लिया था कि पारसिक हिल वाला एरिया वो अपने पास रखेंगे, अंजेदीवा वाला एरिया वो पोर्तुगीज को जाएगा। एंड देयर आफ्टर वापस से डिप्लोमेटिक पीसफुल कॉन्टैक्ट जो है वो दोनों में एस्टैब्लिश रहेंगे। तो मराठास, मुगल एंड देयर आफ्टर दक्खन एंड देयर आफ्टर इवन विजयनगर, इस पीरियड में इन्होंने अच्छे रिलेशन जो है मेंटेन रखे थे। बट अल्टीमेटली वही है कि सक्सेस जो है पोर्तुगीज को इंडिया में क्यों नहीं आया। दिस इज अ प्रेसिंग क्वेश्चन इन द सेंस दैट कि अगर पोर्तुगीज इंडिया में थे तो पोर्तुगीज का इंडिया में इलेबोरेट एम्पायर क्यों नहीं बन पाया जस्ट लाइक ब्रिटिशर। अल्टीमेटली एवरीथिंग विल बॉयल डाउन टू ब्रिटिश, तो ब्रिटिश पे ही जाना है। बट पहले पोर्तुगीज के बारे में देखेंगे। तो टॉकिंग ऑफ पोर्तुगीज, तो सबसे पहले वी कैन सी दैट कि इनके रिसोर्सेज जो थे वो लिमिटेड थे। अल्टीमेटली इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, पोर्तुगीज एक छोटा सा टुकड़ा है कंट्री का। उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे कि इंडिया के इंटीरियर में घुसे। मुगल, मराठा एंड देयर आफ्टर फिर विजयनगर, दक्खनी सल्तनत, इन लोगों जैसे बड़े बड़े एम्पायर डिफीट करें। तो लिमिटेड रिसोर्सेज इज वन एंड द प्राइमरी एस्पेक्ट व्हाई पोर्तुगीज कुड नॉट पेनिट्रेट इंडिया डीपर। ये प्रॉब्लम ब्रिटिशर्स के लिए भी रहा है, बट ब्रिटिशर्स ने सिस्टमैटिकली इंडिया का जो मर्सिनरी फोर्स एंड ब्यूरोक्रेसी जो है वो इंडियंस के खिलाफ ही यूज की, जिसकी बात बाद में करेंगे। thereafter पोर्तुगीज एम्पायर जो है एक रीडिस्ट्रीब्यूटिव एंटरप्राइज माना जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटिव एंटरप्राइज? तो रीडिस्ट्रीब्यूटिव एंटरप्राइज इन द सेंस दैट कि इन लोगों का ज्यादा फोकस जो है वो नेवल लूटपाट के ऊपर था, कारताज काफिला सिस्टम के ऊपर था। तो रीडिस्ट्रीब्यूटिव एम्पायर मतलब वही है कि भाई आप ट्रेड मेरे एरिया से फ्लो करो, बस मेरे को एक परसेंटेज ऑफ टैक्सेशन दो। ब्रिटिशर ने उन्होंने बस ये पूरा का पूरा ट्रेड मोनोपोलाइज करने की सोची एंड दैट इज व्हाई ब्रिटिशर्स वन, पोर्तुगीज लॉस्ट। बस पोर्तुगीज ने सबको बोला कि ट्रेड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स दो। ब्रिटिशर्स ने बोला कोई ट्रेड नहीं करेगा, बस मैं ही ट्रेड करूंगा, मोनोपोली रहेगी।
तो ऑब्वियसली जब आप ट्रेड मोनोपोली करोगे आपको ज़्यादा फायदा होगा एज कंपेयर टू गेटिंग मेगर 5% एक्सेस ऑन द प्रोडक्ट। देर आफ्टर फिर एशियन ट्रेड नेटवर्क जो उस टाइम का था, ये भी एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है कि ये एशियन ट्रेड नेटवर्क को बर्बाद करने का काम पोर्तुगीज ने किया। एंड देर आफ्टर डच एंड ब्रिटिशर्स इंडिया एंड इंडोनेशिया के एरिया में आए, तो उसका फायदा डच एंड देर आफ्टर ब्रिटिशर्स ने उठाया कि पोर्तुगीज ने जो इलेबोरेट डैमेज एशिया के ट्रेड नेटवर्क को करके रखा था, बट पोर्तुगीज को इसके लिए बहुत सारे वॉरफेयर खेलने पड़े, जिसमें से कुछ कुछ अभी हमने देखे भी थे। तो ये एशियन ट्रेड नेटवर्क जो है वो भी एक हिंडरेंस था कि पोर्तुगीज इंडिया में इतने ज्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए। लेटर ऑन इसके बारे में भी बात करेंगे कि इंडिया में बैठा हुआ रूलर है ब्रिटिशर्स की सुजराइनिटी क्यों एक्सेप्ट कर लेता था, बिकॉज हैदर अली हो, देर आफ्टर इवन सिराजुद्दौला हो, या फिर इवन मराठाज हो, नाना फडणवीस, सबको एक चीज पता थी, सबने एक चीज एक्सेप्ट भी करके रखी थी, इनको लैंड पे तो हरा दे, समुंदर में इनको कैसे हराए। एंड समुंदर में ब्रिटिशर्स के लिए कोई दूसरी चैलेंज बची नहीं थी, बिकॉज इंडिया का जो ट्रेडिशनल ट्रेड नेटवर्क था, वॉट एवर नेवल फोर्स था, वो पोर्तुगीज ने पहले ही बर्बाद कर दिया। एंड देर आफ्टर पोर्तुगीज देमसेल्फ वर ऑन डिक्लाइन बाय 16th सेंचुरी। एंड जब पोर्तुगीजी डिक्लाइन के ऊपर जाएंगे, देन ऑब्वियसली ये सारा का सारा ट्रेड नेटवर्क जब खत्म हुआ, तो ब्रिटिशर्स के लिए एज सच कोई चैलेंज बचा ही नहीं, ना इंडिजीनियस ना पोर्तुगीज, तो ब्रिटिशर्स के लिए वो विन विन सिचुएशन थी। एंड देर आफ्टर फॉरेन राइवल जो थे वो भी सिग्निफिकेंट है। इस पीरियड ऑफ टाइम में ऑटोमन टर्क्स वर एट देयर पीक, एंड ऑटोमन टर्क के साथ साथ बेसिकली जो मामलुक डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट थी, वो भी कोई छोटी मोटी नहीं थी, वो भी काफी सिग्निफिकेंट डायनेस्टी थी। इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में तक पार्टिसिपेट करके रखा था। एंड दैट्स जो फॉरेन राइवल थे वो पोर्तुगीज के काफी बड़े थे एज कंपेयर टू वॉट एवर दैट ब्रिटिशर्स हैड टू फेस इन आवर कंट्री। तो इसके बारे में भी लेटर ऑन देखेंगे कि ब्रिटिशर्स को एज सच कोई फॉरेन राइवल का सामना नहीं करना पड़ा, जबकि पोर्तुगाल जो है उन्होंने सिंगल हैंडेडली ओटोमन टर्क जैसे पावर से दुश्मनी मोड़ के रखी थी। तो ये भी एक रीजन है कि पोर्तुगीज का मैक्सिमम फोकस नेवल ट्रेड के ऊपर ही रहा, वो कभी इंटीरियर ऑफ इंडिया में आ ही नहीं पाए। एंड दैट्स व्हाई पोर्तुगीज वर नॉट द कंटेंडर ऑफ द थ्रोन ऑफ इंडिया, और पोर्तुगीज बेसिकली कुड नॉट कैप्चर इंडिया इवन दो दे रिमेन द लास्ट यूरोपियन पावर इन आवर कंट्री। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। एंड देयर आफ्टर लास्ट जो सिग्निफिकेंस ऑफ द पोर्तुगीज है, उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम वी कैन से कि जो मैरीटाइम स्ट्रेंथ है वो हम लोगों को दिखाई देती है। मैरीटाइम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में अब एक नेवल पावर का अराइवल हो चुका था। एंड ये नेवल पावर की सुज़ेराइनिटी या फिर सुप्रीमेसी जो है वो इंडिया में सभी देख रहे थे। पोर्तुगीज ने बस दो चीजें इंडिया में लाई थी, एक तो अपनी नाव, दैट इज बेसिकली नेवल सुपर पावर या फिर बेसिकली एडवांस शिप, जिसमें 3 शिप थे। एक तो कारवाल था, कारवाल ये नॉर्मल शिप है, ये ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता था। इसमें आपको दिखाई देगा कि बस एक मास्ट है, मास्ट है मतलब बेसिकली यहाँ पे आप बड़े बड़े पर्दे लगाओगे, एंड देयर आफ्टर जब बेसिकली सी विंड आएगी तो सी विंड के थ्रू जो आप ट्रेड उस पर्दों के सहारे से कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको कोई भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी नहीं नजर आएगी। लेटर ऑन यही कारवाल है, उसका इवोल्यूशन हुआ नाव में। ये नाव बेसिकली इंडिया में शिवाजी महाराज एज अ घुराब यूज किया करते थे। इसमें आपको दिखाई देगा कि इन्होंने अपनी तोहफे जो है बेसिकली रखी थी। इससे हुआ क्या कि कोई भी कोस्टल एरिया जो होता था उसके दूर जाके ये कोस्टल एरिया पे बेसिकली बम्बार्डमेंट जो करते रहते थे। कब तक? जब तक कोस्टल टाउन सरेंडर ना करे तब तक। एंड ऑब्वियसली जब कंटिन्यूस बम्बार्डमेंट होगी तो ये लोग कभी ना कभी तो हैरेस होकर सरेंडर करेंगे ही करेंगे। हुआ भी वही। तो ये जो नाव है ये भी सिग्निफिकेंट है। नाव के बाद सबसे सिग्निफिकेंट जो है बेसिकली देयर गैलियन। ये वाली टेक्निक तो ना पोर्तुगीज ने ना ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कभी इंप्लीमेंट करवाई। गैलियन जो है दैट ऑलवेज एक्सक्लूसिवली रिमेन्स फियर ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड उनके पहले पोर्तुगीज इन आवर कंट्री। बट इन एनी केस गैलियन थोड़ी सी बड़ी गन बोट होती है, बड़ी बेसिकली वॉरशिप थी उस जमाने की। तो ये गैलियन, नाव, कारवाल ऐसे जो बेसिकली एडवांस शिप जो है वो इन्होंने लाए एंड गनबोट डिप्लोमेसी के थ्रू जो मैरीटाइम स्ट्रेंथ जो उसका प्रदर्शन इन्होंने कर दिया। बिकॉज अल्टीमेटली समुद्र में एक शिप बैठी है एंड वो शिप आपके ऊपर कंटिन्यूसली बम्बार्डमेंट कर रही है, आपको पता ही नहीं वो शिप तक जाए तो जाए कैसे, एंड जाने के बाद जो शिप पे ऊपर कैसे करे और वहां के लोगों को मारे कैसे, ये कोई आइडिया ही नहीं होता था। तो बेसिकली कोस्टल टाउन का रूलर है वो हैरेस होकर क्या करता था, सरेंडर ही कर देता था। न्यू मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो है ये इन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी। ये भी सिग्निफिकेंट है कि 1498 में ही इंडिया में आने के बाद इन्होंने गन पाउडर, गन बोट, देयर आफ्टर बंदूकें मतलब मस्केट जो मैचलॉक हुआ करती थी इनकी, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी। एंड दैट्स व्हाई यूपीएससी में एक और आपको स्टेटमेंट मिलेगा जो पिछले 3-4 साल में ही पूछा है कि इट वाज बाबर हु इंट्रोड्यूस मिलिट्री टेक्नोलॉजी या फिर गन पाउडर इन इंडिया। नो,
बाबर आया 1526 में, पोर्तुगीज तो 1498 में वो टेक्नोलॉजी लेके इंडिया में बैठे हुए थे। तो अगर उस टाइम के सुल्तान लोगों ने ये चीज देखी होती, सुल्तानों ने ये चीज सीखी होती और अपने पास लाई होती, तो शायद बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ना ही हारते। तो न्यू मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी इन्होंने दी, एंड देयर आफ्टर फिर कुछ कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन भी है, कुछ मेटल वर्क, कुछ नया टाइप का आर्किटेक्चर, नॉट दैट सिग्निफिकेंट, but the most significant is basically this one, that is closer integration of the world economy। and ये closer integration जो है उसमें basically आपको वही समझना पड़ेगा कि from this period onward, that is 1498 onward, अब इंडिया का जो basically economy जो है वो 26, 27, 23, 22% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी होने वाला है। एंड वो होने वाला है तो वो कंट्रोल भी कौन कर रहा है? यही यूरोपियन पावर्स। अगर यही वाला एस्पेक्ट इंडियंस को सूझता और इंडियन अपना माल लेके यूरोप में जाते रादर देन सेंडिंग इट थ्रू अरेबिक मिडल मैन, तो ये नौबत कभी इंडिया के ऊपर आती ही नहीं कि यूरोप वहां से उठ के यहाँ पे आते। एंड यही पे बेसिकली मैंने आपकी सारी चीजें चालू की थी। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, एंड दैट सम्स अप आवर टुडेज लेक्चर कि अराइवल ऑफ द पोर्तुगीज जो है वो इंडिया में इतना सिग्निफिकेंट क्यों माना जाता है। एंड अराइवल ऑफ द पोर्तुगीज के वजह से ही शायद जो इंडिया में हमेशा से बोला जाता है कि इंडिया एक सोने की चिड़िया थी, एंड इंडिया का जो वर्ल्ड ट्रेड में XYZ परसेंटेज जो है ये जीडीपी था, ये इसी के वजह से हुआ था। एंड यही चीज अभी हम लोगों ने मैप में भी समझी कि यूरोप में बेसिकली ये डिमांड क्यों आई। डिमांड आएगी तभी तो आपका जीडीपी का हिस्सा वर्ल्ड ट्रेड में बढ़ेगा। फिर आप वहां पे सप्लाई नहीं कर रहे थे, इसके लिए यूरोपियंस को इंडिया में आना पड़ा। इसमें अल्टीमेटली पोर्तुगीज ही क्यों आए? बिकॉज इनिशियल लेवल पे पोर्तुगीज को ही जिनोअस ट्रेडर एंड देयर आफ्टर वेनेशियन ट्रेडर ने बेसिकली क्या किया था? सप्लाई किया था। एंड देयर आफ्टर पोर्तुगीज के किंग ने ही इनिशियल लेवल पे एक क्या किया था? इनिशिएटिव लिया था कि हमारे जो एरियाज जो है या फिर हमारे जो बेसिकली नेवल पावर जो है उसके थ्रू हम लोग जो है नए ट्रेड रूट ढूंढ ले। तो ये सारी चीजें आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। सो आज के लिए यहीं पे रोक लेंगे। टुमारो वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अराइवल ऑफ द यूरोपियन, डच एंड ब्रिटिशर्स। तो अब डच एंड ब्रिटिशर्स को भी देखेंगे, एंड देयर आफ्टर वी विल आल्सो सी कि इट वाज डच जिनको एक्चुअल में इंडिया में सुप्रीम पावर बनना चाहिए था, बट अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स बने। तो वो क्यों बने? एंड वेयर डच लॉस्ट एंड वेयर ब्रिटिशर्स बिकम विक्टोरियस। बिकॉज एज फार एज फ्रांस इज कंसर्न, देन फ्रांस कभी सिग्निफिकेंट सुपर पावर यूरोप में था ही नहीं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रांस की जो कंडीशन थी उसको देख के हर एक बंदे को पता ही था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ज्यादा चलने वाली भी नहीं है। बट डच पीपल वेर सुप्रीम। डच पीपल के पीछे पीछे ही ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे। डच अराइव्ड इन आवर कंट्री इन 1602, ब्रिटिशर्स अराइव्ड इन आवर कंट्री इन 1604। तो ये एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी देखेंगे कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस कैसे बनते हैं, एंड प्राइवेट एंटरप्राइज जो है वो बनाया किसने सबसे पहले? डच में। एंड आफ्टर लेवेंट कॉर्पोरेशन जो अल्टीमेटली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी बना सर थॉमस स्माइथ के अंडर। तो एक थोड़ा सा वो इंटरनल राइवलरी जो यूरोप का चल रहा था वो भी थोड़ा बहुत कल देखेंगे। तो दैट विल बी इट गाइस फ्रॉम माय साइड टुडे। इसका पीपीटी यू विल बी गेटिंग एट द टेलीग्राम चैनल ऑफ आर्स, बट इसका जो क्रक्स मटेरियल रहेगा वो एज सच नहीं है, बट इससे एसोसिएटेड चैप्टर तो है अराइवल ऑफ यूरोपियन, आई गेस दैट इज चैप्टर नंबर 4। बट मैं उसको बेसिकली थोड़े टाइम बाद, मतलब मेरे कम से कम 4-5 लेक्चर जब हो जाएंगे तब आई विल गिव यू। सो पीपीटी बेस ही लेक्चर रहेंगे सारे, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। तो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड गाइस आज के लिए। विल मीट अगेन देन tomorrow. Okay, so thank you so much guys, आज के लिए फिर रोक देते। Thank you so much. Okay, I'll be stopping the session now.